चैप्टर 1 विवाह से पहले विलोपन। क्या यह बहुत गर्म है? इससे पहले कि हेलियन वेई वेई को अपनी शादी की सगाई की खुशी से उबरने का मौका मिले, उसके कदम ठिठक गए क्योंकि उसने उस आदमी को देखा जिससे वह शादी करने वाली थी। उसने एक और लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। इसके अलावा वो लड़की कोई अजनबी नहीं थी। यह उसकी छोटी बहन थी जिसके पिता उसके समान थे, उसकी सौतेली बहन हेलियन जियोएर। हेलियन जियोएर अपने हाथों में चाय का कप पकड़े हुए थी, नम्रता से मुस्कुरा रही थी और धीरे से अपना सिर हिला रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वेई वेई को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बर्फीली सुई धीरे धीरे उसके दिल में चुभ रही हो। जब वह अपने सामने उभर रहे दृश्य को देख रही थी तो उसे एक चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। इस अकथनीय दर्द ने वेई वेई को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जियोएर तुरंत पीछे हट गई। उसके नाजुक छोटे चेहरे पर डर दिखाई दिया। कांपती आवाज के साथ वह चिल्लाई, बड़ी बहन, मुझे समझाने दो। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वह आदमी उठ खड़ा हुआ। उसके सुंदर चेहरे पर ठंडी उदासीनता दिखी और उसने हेलियन जियोएर को कंधे पर थपथपाया और धीरे से कहा, इस दुष्ट महिला को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। वेई वेई का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से पीछे हट गई। दुष्ट महिला, हाहा, आपने मुझे एक दुष्ट महिला कहा। उसने 7 साल तक उसका इंतजार किया था। 7 साल की लगातार प्रतीक्षा और यह हुआ अंतिम परिणाम। आपने क्या किया है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसका लहजा बहुत ठंडा और निर्दयी था। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ युवा और भोले थे, लेकिन अब ऐसा लगता है यह मामला नहीं है। जियानेर बहुत दयालु है, फिर भी आपके पास इतना क्रूर होने का दिल है। हेलियन वेई वेई, आपकी अशिष्टता और बदतमीजी की एक सीमा होनी चाहिए। हेलियन जियोएर ने कमजोर ढंग से उस आदमी की आस्तीन खींची। महामहिम, यह जियोएर की गलती है। बड़ी बहन महामहिम से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने जियोएर के साथ ऐसा व्यवहार किया। जियोएर जियोएर सहन कर सकती है। बोलते समय वह रो रही थी, अपने छोटे होठों को हल्के से काट रही थी और आंसुओं से भरी अपनी लाल आंखों से उसे देख रही थी। ये नजर ऐसी थी जो शिकायतें तलाश रही थी। यह देखने के बाद उस आदमी ने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया। अपनी लंबी आस्तीन के साथ उसने वेई वेई के चेहरे पर कागज का टुकड़ा फेंक दिया। कागज के उस टुकड़े पर केवल एक शब्द था, विलोपन। वेई वेई के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें काट लिया गया हो। एक असुविधाजनक जलन महसूस होने लगी। उस आदमी ने उसे दूसरी बार भी नहीं देखा और वह धीरे से जियोएर को अध्ययन की ओर ले गया, जैसे कि उसके पीछे अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जानवर खड़ा हो। हा हा हा, कोई आश्चर्य नहीं। मास्टर मुरोंग का मूल उद्देश्य उसे वार्षिकी देना था, अन्यथा वह सामने वाले हॉल में एक विशिष्ट यात्रा कैसे करेगा। हेलियन मेई, जिसे हमेशा हेलियन वेई वेई को धमकाने में खुशी मिलती थी, आगे बढ़ी और तलाक का कागज छीन लिया। दुर्भाग्य के इस क्षण का आनंद लेने के क्षण का आनंद लेते हुए खुशी से झूम उठी। इस समय तक हेलियन जियोएर उस आदमी को विदा करके वापस आ गया था। जब वह वापस आई तो उसने कागज पर लिखे शब्दों को देखा और हंसी। जैसे ही वह आगे झुकी, उसने एक हाथ से उसे वेई वेई के चेहरे पर फेंक दिया और दूसरे हाथ से उसने वेई वेई के बाल पकड़ लिए और उसका सिर जोर से पीछे खींच लिया। क्या आप आमतौर पर इतने अहंकारी नहीं होते? मैं आपको अभी प्रयास करते हुए देखना चाहता हूँ। अपने शर्मीले स्वभाव को खत्म करते हुए जियोएर ने वेई वेई के बाल पकड़ लिए और उसने वेई वेई के सिर को मेज पर कई बार धकेला, बिना कुछ रोके उसे गिरा दिया। अब जब महामहिम के साथ आपकी शादी रद्द हो गई है, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, कुतिया। बड़ी बहन, उस पर अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी इच्छापूर्ण सोच के साथ यह कुतिया एक पागल कुत्ते की तरह है जो पूरे दिन महामहिम का पीछा करती रहती है। आपको बस उसे उचित सबक सिखाने की जरूरत है और उसे स्पष्ट रूप से उसकी जगह बताने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं। हेलियन जियोएर ने उपहास किया। अपने विस्तारित हाथ से वह एक बार फिर बाहर पहुंची और वेई वेई के सिर को पानी के कलश में फेंक दिया जो कि किनारे पर था। जल कलश पानी से भरा हुआ था
और जब हेलियन वेई वेई का सिर पूरी तरह से पानी में डूब गया तो उसका दम घुटने लगा और वह हवा के लिए हौंफने लगी। वेई वेई ने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो उतनी मजबूत नहीं थी। क्षणिक फिसलन से उसका पूरा शरीर जल कलश में गिर गया। हेलियन जियोएर संतुष्ट नहीं लग रही थी और उसने वेई वेई के बालों को फिर से पकड़ लिया, उसे खींच लिया और अपना सिर अंदर की ओर धकेलना जारी रखा। तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। क्या तुम कुछ आत्मचिंतन नहीं कर सकते? तुम सच में बहुत घृणित हो। क्या तुम नहीं बता सकते? वो बहुत पहले ही तुमसे थक चुका है और फिर भी तुम महामहिम से चिपके रहते हो। वास्तव में बहुत बेशर्म। हेलियन जियोएर की इतनी क्रूर खींचतान के बाद हेलियन वेई वेई की खोपड़ी में दर्द की लहरें दौड़ गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो त्वचा की एक परत उतर गई हो, क्योंकि जलन और कच्ची अनुभूति ने उस पर हमला कर दिया था। जैसे ही उसने बर्फीले ठंडे पानी के बड़े घूंट निगले, वह खांसने लगी और हवा के लिए जोर से हाँफते हुए थूकने लगी। वह व्याकुल थी क्योंकि वह अपनी ताकत से संघर्ष कर रही थी, हालांकि जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। यह देखकर हेलियन जियोएर की आंखों में एक खतरनाक चमक चमकी और उसने वे शब्द कहे जो उसके दिल की गहराई में दबे हुए थे, छोटी बहन, हम इस दुष्ट महिला को नदी में क्यों नहीं फेंक देते? तब हम कह सकते हैं कि उसने विलोपन पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी जान लेने का फैसला किया था। दो लोगों की आवाजें और अधिक दूर होती जा रही थीं, जब तक कि जो कुछ सुना गया वह एक बड़ी धूम थी। जैसे ही वह पानी में डूबी, एक तेज छपाक की आवाज से उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे खामोश हो गई। आखिरकार उन आवाजों से मुक्त हो गई जिन्होंने उसे इतना कड़वा बना दिया था। लेकिन वह जाने देने को तैयार ही नहीं थी। यदि कोई उसे उसका अधिकार वापस दिलाने में मदद करेगा, तो वह अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार थी। वेई वेई की आंखों का ध्यान कम होने लगा था क्योंकि उसके आसपास का वातावरण और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जल्द ही उसने विशाल द्वार देखे जो उसकी दुनिया से संबंधित नहीं लग रहे थे। दर्द धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस हो रहा था और उसके बगल में लगातार हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। हेलियन वेई वेई को लगा कि वह उस अंधेरे से बाहर आ गई है जिसने उसे घेर लिया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने के दृश्य ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। साफ बहती धारा के ऊपर एक छोटा सा पुल, पत्थरों से बने रास्ते वाले राजसी मंडप और एक बुजुर्ग महिला जो एक प्राचीन पोशाक पहने हुए थी, उसके बगल में घुटनों के बल बैठी सिसक रही थी। जब उसने देखा कि वह जाग रही है, तो महिला तुरंत हंस पड़ी। सारे आंसुओं के बीच वह राहत महसूस कर रही थी क्योंकि वह अपनी सिसकियों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे। हेलियन वेई वेई ने बिना हिले डुले उसकी ओर देखा, मानो अचेतन अवस्था में हो। उसकी अभिव्यक्ति हर गुजरते पल के साथ गंभीर होती जा रही है। बुजुर्ग महिला ने उसे उसी अवस्था में देखा और उसके चेहरे की मुस्कान चिंतित और घबराई हुई अभिव्यक्ति में बदल गई क्योंकि वह तनाव में आ गई और तुरंत पूछा, यंग मिस, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? क्या आप कहीं भी असहज महसूस करती हैं? वे कुछ नहीं बोली। वह एक पल के लिए चुप रहीं और जब उन्होंने सीधे बुजुर्ग महिला की ओर देखा तो उनकी निगाहें बर्फीली हो गईं। युवा बुजुर्ग महिला वेई वेई की आंखों में भाव देखकर चौंक गई। उसने कांपते हुए कहा, युवा मिस, आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है? यह बूढ़ा गुलाम अध्ययन में मास्टर की तलाश में जाएगा। आप हेलियन हाउस के एकमात्र खून हैं। भले ही वह इतना निर्दयी है, फिर भी उसे कुछ करना होगा। वह इस हद तक इतना कृतघ्न नहीं हो सकता। वास्तव में हाथ काटने के लिए एक को खिलाता है, यह बहुत ज्यादा है। मालिक, उस हाथ को काटना जो किसी को खाना खिलाता है। वेई वेई की आंखें डूब गईं। निश्चित रूप से यह एक मजाक है। प्रसिद्ध भाड़े की रानी को मूर्ख बनाने का साहस कौन कर रहा था? वे बस अपनी मृत्यु चाह रहे थे। वे थोड़ा हिली। वह बस खड़ी होना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में अनगिनत फ्लैशबैक घूमने लगे। स्मृति का एक बड़ा हिस्सा जो उससे संबंधित नहीं था, उसके दिमाग में भर गया और बड़ी मात्रा में जानकारी ने उसे चक्कर और मिचली जैसा बना दिया।
ये यादें किसी दूसरे व्यक्ति की थीं और ये एक बड़बड़ाते बच्चे से शुरू होकर 15 साल की युवा लड़की तक थीं। इसमें बहुत गंदी और अधूरी यादें शामिल थीं, और हेलियन वेई वेई के लिए इसने एक पूरी तरह से अजीब नई दुनिया खोल दी। ये जगह 21वीं सदी से बिल्कुल अलग थी। यह एक प्राचीन दुनिया थी जहां हर किसी पर एक सम्राट का शासन था। इस नई दुनिया में मार्शल आर्ट वाले लोगों का बहुत सम्मान किया जाता है। जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत होती है, वही बोलने का अधिकार रखता है। एक प्रसिद्ध भाड़े की रानी के रूप में वेई वेई को विश्वास नहीं हो रहा था कि नींद से जागने के बाद उसे इतने हास्यास्पद तरीके से इस दुनिया में लाया गया था। और क्या वो वास्तव में इतनी युवा लड़की के शरीर में परिवर्तित हो गई थी। चैप्टर 2 पुनर्जन्म। जिस बात ने हेलियन वेई को रोने पर मजबूर कर दिया, वह यह थी कि इस दुनिया का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था जिसके बारे में वह जानती थी। यह उसके लिए पूरी तरह से विदेशी था। उसके दिमाग में आने वाली यादों से उसे पता चला कि वह अब द वॉर ड्रैगन एम्पायर में थी, और यह निकाय जिसमें वह अब रहती थी, ग्रेट फोर वॉर ड्रैगन एम्पायर फैमिली कुलों में से एक की सबसे बड़ी मिस के रूप में एक प्रतिष्ठित नाम रखती थी। ऐसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ किसी को भी अपना सिर ऊंचा करके चलने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसके दादा की मृत्यु के बाद उसके पिता ने एक उपपत्नी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लिया, और हेलियन परिवार में शादी करते समय किए गए वादे को भूल गए। उसने शपथ ली थी और वादा किया था कि कोई भी उसकी मां की जगह नहीं लेगा, अन्यथा वह बिजली की चपेट में आ जाएगा। उपपत्नी ने रोते हुए सभी को बताया था कि हेलियन वेई वेई की मां बहुत दबंग थी और वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी साल बाद में उसकी मां की बीमारी और भी बदतर हो गई और वह अपना बिस्तर छोड़ने में असमर्थ हो गई। अंततः अवसाद ने उन पर कब्जा कर लिया और उनका निधन हो गया। और इस प्रकार हेलियन परिवार के साम्राज्य की पीढ़ियां एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में पड़ गईं। वह परिवार की असली उत्तराधिकारी इतनी छोटी थी कि अच्छे और बुरे को अलग अलग नहीं बता सकती थी। घर के भीतर होने वाले धोखे को देखने की उसकी बुद्धि तो दूर की बात थी। उसने महसूस किया कि उपपत्नी के दिल में उसके हित थे, क्योंकि उसने कभी उसे नहीं मारा और न ही डांटा। न जानते हुए भी सबसे कपटपूर्ण योजना उसे मार डालने की थी। उपपत्नी द्वारा घर का कार्यभार संभालने के बाद उसने हेलियन वेई वेई को एक घमंडी और बुद्धिहीन महिला बना दिया। वेई वेई हर समय परेशानी में रहती थी, लेकिन उपपत्नी ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अंततः जिसने भी उस पर एक नजर डाली, उसे उसके स्वभाव और उसके घृणित चेहरे से केवल घृणा ही हुई। उन्होंने कहा कि वह उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं थी और उसने कुछ ऐसा चाहा जिसके वह योग्य नहीं थी। वेई वेई की शादी की योजनाएं खतरे में थीं, क्योंकि सभी का मानना कि उसने अपनी छोटी सौतेली बहन हेलियन जियोएर को धमकाया था, जिसकी शादी अब उससे पहले हो सकती है। वह षड्यंत्रकारी जोड़ा, उसके पिता और वह सस्ती मालकिन, क्या दिखावा था उन दोनों का। यदि उसकी दुष्ट सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं होती, तो वह समाज में अपना रुतबा नहीं खोती और एक तिरस्कृत प्रेमातुर निकम्मी इंसान नहीं बन जाती। प्यार में डूबा, किसी काम का नहीं, यह वह नहीं थी जो वह थी। मैं ठीक हूँ, हेलियन वेई वेई ने बुजुर्ग महिला को पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज की आवाज ने उसकी सच्ची भावनाओं को छुपा दिया। इन वर्षों में वह जहाँ कहीं भी थी, तुरंत अपने विचारों को शांत करना और मौजूदा स्थिति का आकलन करना सीख गई थी। भले ही हेलियन परिवार की सत्ता एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में थी, उसके पिता ने वेई वेई की जान बख्श दी थी। उसे एक प्रतिष्ठित परिवार के दरबारी मंत्री का ढोंग करना पड़ा, और उसे कृतघ्न और निर्दयी व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाना था जो अपने मांस और खून को भी नहीं बख्शता था। इसके विपरीत, क्योंकि वह एक पाखंडी था, उसे अपने कार्यों पर नजर रखनी पड़ती थी और वह सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेई वेई जानती थी कि जिस घर में उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, उसने अपने परिवार के नाम को शर्मसार किया। इसलिए कई लोगों ने उसकी छोटी सौतेली बहन हेलियन जियोएर के पक्ष में रहना चुना। उसे पारिवारिक समारोहों में शामिल होने का भी अधिकार नहीं था। यह सोचना कितना हास्यास्पद है कि वो हेलियन परिवार की एकमात्र जीवित वारिस थी। यदि वह वारिस नहीं होती तो उसने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती।
वेई के पास वास्तव में कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। ऐसा लगता है उसकी स्थिति वास्तव में काफी अनिश्चित थी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए, अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए वेई की आंखें सिकुड़ गईं। वो एक बेकार लड़की थी जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन की नजर उस पर हर समय रहती थी। यह वास्तव में उसके लिए मुश्किल स्थिति थी। चूंकि यंग मिस ठीक हैं, तो आपको जल्दी उठना चाहिए। हमने घर में मेहमानों का सम्मान किया है। अगर उन अमीर युवा उत्तराधिकारियों ने आपकी स्थिति देखी, तो आपकी प्रतिष्ठा होगी। मेई गो के शब्द पास के कदमों की आवाज से बाधित हो गए और हेलियन जियोएर चिल्लाया, मुझे याद है कि जब मैं चला गया था तब भी जेड मेरे हाथ में था, अब यह गायब कैसे हो सकता है? दीदी, चिंता मत करो, जब हम चले गए तब भी बेकार आदमी यही था। अब जब जेड गायब है, तो उसने इसे ले लिया होगा। चलो अब जाकर उसका सामना करें, हम उसे हर समय आपको परेशान नहीं कर सकते। हेलियन मेई ने कहा। वह पीछे मुड़ी। प्रभावशाली परिवारों की महिलाओं का एक समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था और वे हेलियन वेई को घूरते हुए तालाब की ओर बढ़ रहे थे। यदि नौकरों ने रिपोर्ट नहीं दी होती, तो उसे पता नहीं चल पाता कि उस निकम्मे को जीवन का इतना आशीर्वाद प्राप्त था कि वह डूब भी नहीं सकती थी। सभी महिलाओं ने हेलियन वेई को सिर से पांव तक टपकते हुए देखा। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को अपने प्रशंसकों से छिपा लिया और मजाक में पूछा, क्या बात है वेई? भले ही दुनिया में कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता हो, तुम्हें अपनी जान लेने और खुद को इतना दुखी करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि महिलाओं द्वारा उसका उपहास किया गया, फिर भी उसने उठने का जरा भी प्रयास नहीं किया। अपने बाएं पैर को थोड़ा मोड़कर, उसने अपने कानों के पीछे अपने भीगे लंबे बालों को साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह एक सामान्य कार्य था, लेकिन उसके द्वारा किया गया यह अवर्णनीय रूप से गरिमा में भाव के साथ लगभग अहंकारी लग रहा था। उसने हेलियन जियोएर को दृढ़ता से घूरते हुए पूछा, क्या आप यही चाहते हैं? बड़ी बहन, मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। मैं यहाँ केवल अपनी जेड की तलाश में आया हूँ। हेलियन जियोएर ने दयनीयता से अपने होठों को काटते हुए कहा, आंखें आंसुओं से भरी थीं। हेलियन वेई को अपने दिल में व्यंग्य की एक लहर महसूस हुई। वह कितनी कुशल अभिनेत्री थी। हर कोई जानता था कि प्राचीन काल में पवित्रता आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। अपनी असफल सगाई के लिए हेलियन वेई पहले ही राजधानी में हंसी का पात्र बन चुकी थी। अब जब वह भीग चुकी है और इतने सारे लोगों से घिरी हुई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हंगामा मच जाएगा और अध्ययन में युवा उत्तराधिकारी परेशान हो जाएंगे। हेलियन जियोएर न केवल उसके विवाह प्रस्ताव को लूटना चाहती थी, बल्कि वह उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती थी। अपनी बड़ी बहन के पूछने पर हेलियन जियोएर को दोषी विवेक का विस्फोट महसूस हुआ। हालांकि उसने वेई को दयनीय आंखों से देखा और अपनी आवाज में आंसुओं को रोकते हुए जवाब दिया, बड़ी बहन, आप अपनी निराशा व्यक्त कर सकती हैं, लेकिन आपको मुझ पर आरोप क्यों लगाना है? हेलियन मेई ने जियोएर को गले लगा लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। हेलियन मेई गुस्से में चिल्लाई, यह बहुत अन्यायपूर्ण है। आपको लगता है कि आप सिर्फ अपनी हैसियत के कारण हमें धमका सकते हैं? क्या आप भगवान से प्रतिशोध भुगतने से नहीं डरते? प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियों ने हेलियन वेई को देखा। उनकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं, मानो वे अपने जूतों पर लगी कीचड़ को देख रही हों जिन्हें वे साफ नहीं कर सकती थीं। हेलियन वेई ने अपनी बाहों को मोड़ लिया और अपने होठों को सिकोड़ लिया, और उन बहनों की जोड़ी को घूरने लगी जो अपने दिल की बात कह रही थीं। उनके अनुभव से ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। निश्चित रूप से, जैसे ही उसके आसपास के मम्मी फीके पड़ रहे थे, हेलियन जियोएर चिल्लाई, बड़ी बहन, आप पर वह कौन सी चमकदार चीज है? तुरंत हेलियन मेई जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज अवमानना भर गई, क्या यह जेड हो सकता है? देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि उसने इसे लिया था। हेलियन वेई, तुम्हें पता था कि जेड दूसरी बहन का है, और फिर भी तुमने इसे ले लिया और छिपा दिया। यह चोरी है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने जा रही हूँ।
वह तुरंत हेलियन वेई वेई के पास पहुंची और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ फैलाए। लेकिन इससे पहले कि वह हेलियन वेई वेई के पास पहुंचती, एक तेज ताली शानदार ढंग से गूंजी और उसे अपनी जगह पर रोक दिया। चैप्टर 3 रहस्यमय आदमी। हेलियन मेई ने अपने चेहरे के बाईं ओर को पकड़ लिया और अविश्वसनीय रूप से उस महिला को देखा जो उसकी ओर आ रही थी, और उसने सोचा, यह महिला पागल हो गई है, और बोली, फूहड़, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम। थप्पड़। एक और करारा तमाचा गूंजा। हेलियन वेई वेई के कपड़े हवा में उड़ गए। उसने अपने होंठ भींच लिए और बर्फीले स्वर में पुकारा, छोटी बहन। हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि वे प्रतिक्रिया नहीं कर सके, और उन्हें यकीन नहीं था कि वह वास्तव में किसे संबोधित कर रही थी। हेलियन मेई की भ्रमित अभिव्यक्ति पर हेलियन वेई हल्के से मुस्कुराई। जैसे ही उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियों पर फूंक मारी, मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला और कहा, शायद मेरी प्यारी छोटी बहन जा सकती है और पूछ सकती है, इस शहर में किस उपपत्नी की बेटी में वास्तव में मुख्य पत्नी की सबसे बड़ी बेटी से बात करने की हिम्मत है। यदि आप अपना जीवन नहीं चाहते हैं, तो आप बस मुझे बता सकते हैं। तुम खुद को सबसे बड़ी बेटी के रूप में कैसे योग्य बना सकती हो? तुम तो बस घटिया कूड़ा हो। हेलियन मेई ने अपने दांत भींच लिए, जाहिर तौर पर आश्वस्त नहीं थी। आप। उग। हेलियन वेई वेई अचानक घूमी, और उसके बाएं हाथ ने तेजी से हेलियन मेई की नाजुक गर्दन को पकड़ लिया था। जैसे ही उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक भड़क उठी। ऐसा लगता है कि आप दोबारा बोलने में सक्षम नहीं होना चाहते। हेलियन वेई वेई ने उपहास किया। उसके उलझे हुए गीले बाल उसके सुंदर चेहरे को ढक रहे थे, और वह एक राक्षसी की तरह लग रही थी जो अभी अभी समुद्र की गहराई से निकली थी, और एक बर्फीली ठंडी आभा थी जो उसके चारों ओर हर किसी को रोक सकती थी। हेलियन वेई वेई की तीव्र निगाह से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे अपने दिल की गहराइयों से डर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्हें अपनी पीठ पर उस तरह की ठंडक महसूस हुई मानो नरक जम गया हो, और किसी भी समय वे भी मौत के आगोश में समा सकते थे। हेलियन जियोएर थोड़ा दूर से सब कुछ देख रही थी, और उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। इस बर्बादी का क्या हुआ? असल में उन्हें एक ऐसी लड़की ने धमकी दी थी जिसके पास कोई खेती नहीं थी, और उसके पास कुछ बकवास करने के लिए गाल थे। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने पीछे से एक धीमी और गरिमापूर्ण आवाज सुनी, जो सख्ती से पूछ रही थी, यह सब क्या है? सभी ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये शब्द कहे थे। वह परिवार का मुखिया हेलियन गूंगियाओ था। वह अकेले नहीं थे, उनके पीछे प्रतिष्ठित परिवारों के कुछ अन्य महान पुत्र भी थे। उनमें यहाँ तक वह व्यक्ति भी था जिसने अभी अभी उनकी शादी की सगाई रद्द की थी, मुरोंग चांगफेंग। उसने गहरे नीले रंग का फर कोट पहना हुआ था। उसका सुंदर चेहरा साफ और उल्लेखनीय था। विशेष रूप से वे फीनिक्स आंखें, वे एक प्राचीन स्याही के पत्थर की तरह थीं, गहरी और स्थिर। लोग उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे। हेलियन वेई वेई की नजर सभी महिलाओं पर पड़ी, और उन्होंने देखा कि वे हल्की सी शर्मा के साथ मंत्रमुग्ध निगाहों से उसे घूर रही थीं। उसने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखना शुरू कर दिया, और उसे एहसास हुआ कि पिछला वेई वेई उसके प्रति इतना आसक्त क्यों था। इस आदमी की शक्ल इतनी अच्छी थी कि कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी बिना कुछ किए किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकता था। केवल वह देख सकती थी कि उसने उसके लिए जो सोचा वह पूरी तरह से अवमानना तिरस्कार था। यह सब उसकी साधारण दृष्टि से देखा जा सकता था। एक आदमी दूर से नदी के किनारे बैठकर इत्मीनान से चाय पीता हुआ यह सब देख रहा था। उसका लबादा लापरवाही से लिपटा हुआ था। उसकी भौहें दिलचस्पी से ऊपर उठी हुई थीं। जैसे ही उसने धीरे से अपना अनमोल नीला और सफेद बोन चाइना चाय का कप नीचे रखा, अपने चांदी के मुखौटे के नीचे, वह एक दमनकारी आभा से बच गया जो किसी को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। वह अपने लबादे को हल्के से झाड़ते हुए पूरे दृश्य को खुलते हुए देख रहा था। उनके शांत और लापरवाह व्यवहार से आलसी आकर्षण की झलक झलक रही थी। उनके होंठ एक रहस्यमय मुस्कान में मुड़े हुए थे, जबकि उनकी आंखों में खुशी की झलक झलक रही थी।
दूसरी तरफ हेलियन वेई का चेहरा सूजने लगा था और उसने गुस्से से हेलियन वेई को घूर कर देखा। हेलियन जियोएर ने लाल आंखों से पलकों की नोक पर आंसू के साथ हेलियन वेई वेई को देखा। हेलियन गूंग याओ की पसंदीदा बेटी हेलियन जियोएर थी। उसके साथ अन्याय होते देख वह वास्तव में क्रोधित हो गया और उसने स्पष्ट घृणा के साथ हेलियन वेई वेई की ओर अपनी बड़ी आस्तीनें बढ़ा दी और कहा, वास्तव में क्या हो रहा है पिता? हेलियन मेई ने अपना चेहरा पकड़कर व्यथित स्वर में पुकारा। फिर उसने गुस्से में कहा, दूसरी बहन ने अपनी जेड खो दी थी और अभी वहां एकमात्र अन्य व्यक्ति सबसे बड़ी बहन थी। यह स्पष्ट है कि जेड उसके द्वारा लिया गया था, लेकिन उसने फिर भी इससे इनकार किया और यहाँ तक मुझे भी मारा। हेलियन जियोएर ने व्यथित अभिव्यक्ति दिखाई और धीरे से हेलियन मेई की आस्तीन खींची। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तीसरी बहन, अब और मत कहो। यह सिर्फ जेड का एक टुकड़ा है, अगर बड़ी बहन को यह बहुत पसंद है, तो बस उसे दे दो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं पिता को निराश करूंगी क्योंकि जेड का टुकड़ा वह था जिसे पिता ने कड़ी मेहनत से पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त किया था। मैं आमतौर पर इसे सामान्य दिनों में पहनने के लिए सहन नहीं कर सकती और मैं इसे केवल विशेष अवसरों पर पहनती हूँ। मुझे इसकी अतिरिक्त देखभाल करने के लिए सबसे बड़ी बहन को परेशान करना होगा। समय समय पर कृपया इसे झरने के पानी से पोंछ लें। जहाँ तक आपके चेहरे की बात है, जब हम वापस जाएं तो मुझे इस पर कुछ मलहम लगाने दीजिए। बड़ी बहन को और परेशान न करें। हमें इसका अधिकार नहीं है। वह जितना अधिक कहती, हेलियन गूंग याओ उतना ही क्रोधित होती जाती। इतने सालों से वह हेलियन वेई वेई की हरकतों और सनक को बर्दाश्त कर रहा था। हेलियन गूंग याओ के लिए हेलियन वेई वेई उनके जीवन में एक काला धब्बा था जिसके लिए उन्हें शर्म आती थी। इस अपशिष्ट के अस्तित्व के कारण ही उसे लगातार याद दिलाया जाता था कि वह सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है और वह सिर्फ दामाद था जिसने हेलियन परिवार में शादी की थी। और अब उसने वास्तव में अपनी प्यारी बेटी को परेशान करने का साहस किया। आज अगर उसने हेलियन वेई वेई को उसके स्थान पर नहीं रखा होता, तो वह अपने भीतर मौजूद अथाह क्रोध को दबा नहीं पाता। हेलियन गुवान याओ ने अपना चाबुक उठाया और हेलियन वेई वेई की ओर बढ़ाया। हेलियन वेई वेई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तेजी से चाबुक को एक तरफ फेंक दिया। हेलियन गूंग याओ आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जो बेकार थी, ऐसी हरकतें कर सकती है। हेलियन वेई, आप, हम्फ, आपने पिता के प्रति अवज्ञाकारी होने का भी साहस किया। हेलियन वेई वेई हंसे, मैं बिना किसी कारण के पीटा जाना नहीं चाहता, यह अवज्ञा कैसी है? बड़ी बहन, आपने अब तक भी हार नहीं मानी। हेलियन मेई दौड़कर आई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दूसरी बहन ने पहले ही देख लिया है कि तुम्हारे ऊपर कुछ चमकदार है। हेलियन वेई वेई के पतले होंठ एक उपहास में मुड़ गए, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी चमकदार है वह जेड है। तो फिर आप यह क्यों नहीं कहते कि जो कुछ भी चमकता है वह सोना है? तो मुझे यकीन है कि आपके पूरे अस्तित्व से इतने विस्फोटक रूप से निकलने वाली भड़कीली दौलत की अनूठी चमक सभी के लिए इतनी आकर्षक होनी चाहिए। पफिट उनके आसपास की महिलाएं हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। हेलियन मेई को हमेशा सोना और चांदी पहनना पसंद है। पहले उन्होंने सिर्फ सोचा था कि वह चमकीले कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जब उन्होंने एक और नजर डाली, तो यह वास्तव में उनके स्वाद के लिए थोड़ा भारी और भड़कीला था। सबसे बड़ी बहन, तीसरी बहन को और अधिक परेशान मत करो। हेलियन जियोएर ने मासूमियत से देखा, उसके सुंदर चेहरे पर दया दिख रही थी। सौहार्दपूर्ण परिवार समृद्ध होगा। अगली बार अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो मुझे बताना। पिताजी को इतना नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने यह सुना, तो हेलियन गूंग याओ ने चाबुक को और भी कसकर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, बस। हेलियन वेई वेई, यदि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, तो बाहर निकल जाएं। हमारे राज्य के सम्मानित रक्षकों में से एक के रूप में, हम किसी भी चोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम, बाहर निकलो। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराईं। मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सभी भूल गए हैं कि मैं, हेलियन वेई वेई,
हेलियन परिवार का असली उत्तराधिकारी हूँ और आप केवल दामाद हैं जिससे शादी हुई है। चैप्टर 4 अल्स्ट्रियस गोस्ट पैलेस शानदार भूत महल। आप हेलियन गूंग याओ चिल्लाया, उसका शरीर तीव्र क्रोध से कांप रहा था। अब अन्य सभी प्रतिष्ठित कुलीन बेटों और बेटियों की उपस्थिति की परवाह न करते हुए उसने अपना हाथ उठाया और हेलियन वेई वेई को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़। हेलियन गूंग याओ की हथेली वेई वेई के गाल पर जोर से पड़ी। उसने गुस्से में बिना कुछ भी रोके उसे थप्पड़ मार दिया था। हालांकि वेई वेई चकमा दे सकती थी, लेकिन वो उससे बच नहीं पाई, बल्कि वो वहीं खड़ी रही और थप्पड़ खा लिया। उसने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ उसकी ओर देखा। तो इस तरह आप अपना आभार व्यक्त करते हैं, सही और गलत के बीच अंतर करने में विफल रहते हैं, और अपनी प्यारी बेटी को मुझे बदनाम करने देते हैं। बात करते करते उसने अपने हाथों में जो कुछ था उसे सीधा फेंक दिया। उसकी आंखों में न्याय की झलक चमक उठी। उस वक्त मानो लोगों के दिलों में हलचल मच गई हो। वेई वेई की बातें सुनकर सभी का दिल दहल गया। जैसे ही उन्होंने हेलियन गूंग याओ की ओर देखा, सभी को उनके बारे में कुछ आपत्तियां थीं। हेलियन गूंग याओ का चेहरा गुस्से से घूम गया, लेकिन वेई वेई ने जो कहा था उसका जवाब नहीं दे सके। यही कारण था कि जब वेई वेई ने उसे थप्पड़ मारा तो वह बच नहीं पाई, भले ही वह ऐसा कर सकती थी। वो उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा अतीत में किए गए घिनौने कामों को उजागर करना चाहती थी, उसे वापस लड़ने का जरा भी मौका नहीं देना चाहती थी। यह स्पष्ट था कि हेलियन गूंग याओ इस हद तक क्रोधित थे कि उन्हें हल्का महसूस हो रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह तैयार नहीं था और न ही उसे यह देखने का मौका मिला कि वेई वेई क्या करना चाहता था। तो उस पल में जो कुछ हुआ उस पर वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हेलियन जियोएर वापस नहीं लड़ेगी। अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए केवल कुछ सेकंड बीतने के बाद उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह धीमी और मधुर आवाज में सहमी, चूंकि सबसे बड़ी बहन का कहना है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम दासों को इस मामले की जांच क्यों नहीं करने देते और उसे निर्दोष लौटा देते हैं। जब उन्होंने समाधान सुना, तो उन सभी ने सहमति में सिर हिलाया, यह सोचकर कि दूसरी मिस बहुत दयालु थी। इस स्थिति में भी वो उसे पीछे हटने के लिए कुछ कदम देना नहीं भूली। लेकिन एक नजर से हेलियन वेई वेई हेलियन जियोएर की आंखों में छिपे दुर्भावनापूर्ण इरादे को देख सकती थी। मुझे न्याय लौटाओ। हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। वह शायद अपना अपमान बढ़ाने का कोई और तरीका सोच रही थी। अभी वो गीली हो रही थी, और अगर वो उन पुरुषों को खुद को छूने देती, तो वह भविष्य में कैसे जीवित रहती। लगता है छोटी बहन सचमुच मुझे एक कठिन परिस्थिति में धकेलना चाहती है। हेलियन जियोएर ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं बस सबसे बड़ी बहन की मासूमियत लौटाना चाहती हूँ। चूंकि आप इस बात पर जोर देते रहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप खोजे जाने से नहीं डरते, है ना? क्या होगा यदि आप जो खोज रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है? तो फिर क्या? वेई वेई ने ठंडे स्वर में कहा। हेलियन जियोएर मुस्कुराए। अगर हमें जेड नहीं मिला, तो जियोएर व्यक्तिगत रूप से घुटने टेककर माफी के रूप में आपको चाय पिलाएगा। जियोएर को विश्वास नहीं था कि यह महिला लोगों को उसे छूने देगी। छोटी बहन को याद होगा कि आपने अभी क्या कहा था। वेई वेई के होठों पर मुस्कान आ गई, जैसे कोई वीर रानी अभी अभी बाहर आई हो। उन लोगों को मेरी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके और दूसरों के सामने खुद ही तलाशी लूंगा। इतना कहने के बाद झटके से उसने अपनी बाहरी फीता बेल्ट खोल दी, अपनी बाहें फैला दी और हिल गई। एक झटके में उसने अपनी आस्तीनें अंदर बाहर कर लीं। उसके बाद उसने बड़ी चतुराई से हिलाया और घुमाया और बाईं और दाईं तरफ दोनों खाली कर दिए, आगे और पीछे का हिस्सा भी खाली हो गया। उच्च श्रेणी के जेड पेंडेंट का तो जिक्र ही मत कीजिए, एक चमकदार वस्तु भी नहीं मिली। हर कोई हौंफने लगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि वेई वेई इतनी साहसी होंगी, और उन्होंने इस भीड़ के सामने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। क्या वह भविष्य में शादी नहीं करने की योजना बना रही थी? हालांकि ये लोग कभी नहीं समझेंगे, वेई वेई ने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की थी। यदि आप सफल होना चाहते हैं,
तो दूसरे लोगों के साथ बेरहमी से व्यवहार करें, अपने आप से और भी अधिक बेरहमी से व्यवहार करें। हेलियन जियोएर अवाक रह गए। यह कैसे संभव हुआ? उसे यकीन था कि बैकअप योजना के तौर पर उसने जेड को वेई वेई के शरीर पर छिपा दिया था, लेकिन जेड कहाँ था? उस पल हेलियन जियोएर का चेहरा पीला पड़ गया। मूल रूप से वेई वेई के बाल पहले से ही लंबे थे, अब उसके बाहरी कपड़ों के बिना उसके बाल झड़ते थे और उसकी कमर के नीचे तक पहुंच जाते थे। उसके रेशमी लंबे काले बाल जो आकर्षक ढंग से नीचे की ओर फैले हुए थे, ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक जलपरी की तरह लग रही थी जो किनारे पर चली गई थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, हर शब्द ठंडा और स्पष्ट था। छोटी बहन, क्या तुम्हें अब घुटने नहीं टेकने चाहिए? तुरंत आंगन में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपना सिर उठाया और हेलियन वेई वेई की ओर देखा। केवल एक कमजोर युवा महिला को देखा, लेकिन उसकी आभा दबंग थी। इन दोनों ने एक बड़ा विरोधाभास पैदा किया, और इस ठंडी दमनकारी आभा के साथ किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हेलियन जियोएर सर्दियों में एक शाखा की तरह बिना रुके कांप रही थी। अब क्या वह भविष्य में राजमहल में रहने वाली थी? यदि आज उसने घुटने टेक दिए तो उसका भविष्य कितना भी गौरवपूर्ण क्यों ना हो, वह इस अपमान को नहीं मिटा पाएगी। लेकिन अगर वह इन प्रतिष्ठित मेहमानों की निगरानी में घुटने नहीं टेकती और बात फैल जाती, तो भी उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद होने वाली थी। क्या वह सचमुच इस कुतिया के सामने घुटने टेकने वाली थी? मानो पहले से ही हेलियन जियोएर की दुविधा को जानते हुए वेई वेई की आंखों में थोड़ा उपहास दिखा। उसने हेलियन जियोएर को धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए देखा और जैसे ही वह घुटने टेकने वाली थी, ठीक इसी समय दो हाथ बढ़कर उसे रोक रहे थे। सिर्फ इसलिए कि बाहरी वस्त्र में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जेड अंदर छिपा नहीं है। जांच खत्म नहीं हुई है, तो उसे घुटने टेकने और माफी मांगने की जरूरत क्यों है? मुरोंग चांग फेंग ने कहा कि जब उसने ऊपर देखा तो उसका स्वर न्याय से भरा हुआ था, और जैसे ही सूरज की रोशनी ने धीरे से उसके सुंदर चेहरे को छुआ, वह और भी अधिक खड़ा हो गया, जिससे वह और भी अधिक विनम्र हो गया। हेलियन जियोएर ने चांग फेंग, यंग नोबल, पर प्यार भरी नजर डाली। हर कोई जानता था कि अगर मुरोंग चांग फेंग ने कदम नहीं रखा होता, तो हेलियन जियोएर केवल घुटने टेक सकता था। लेकिन अब मुरोंग चांग फेंग ने उसकी मदद की थी, और सारे संदेह को वापस वेई वेई पर धकेल दिया था। इन सभी विद्वेषपूर्ण चेहरों का सामना करते हुए भी वेई वेई पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उसकी पीठ और भी सीधी हो गई, उसकी आस्तीनें हवा में लहराती हुई दीप्तिमान रूप से मनमोहक लग रही थीं। 7 साल की होने से पहले इस शरीर को सभी ने लाड़ प्यार दिया था। उसके माता पिता तब भी जीवित थे, और उसकी मार्शल आर्ट में तेजी से सुधार हो रहा था, और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 7 साल की होने के बाद उसके दादा का निधन हो गया, उसकी माँ बीमार हो गई, और हेलियन गूंग याओ अपनी सौतेली माँ को ले आई। केवल एक रात में उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी खेती, पारिवारिक प्यार और अपनी स्थिति। थोड़े ही समय में हेलियन वेई वेई वो कचरा बन गई जिसे सभी ने एक तरफ फेंक दिया था। वे उसके घृणित स्वभाव से घृणा करते थे, दावा करते थे कि वह आम लोगों को धमकाती थी और अपनी चाची के साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसने इन सब को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अभी भी उसके पास है। फिर भी वेई वेई ने यह नहीं सोचा कि जब वह 7 साल की हो गई और उसने जन्मजात परीक्षण किया, तो चांग फेंग के स्नेह के साथ साथ सब कुछ ढह गया। वह उसे पछताने वाली थी। यह मुरोंग चांग फेंग उसके स्नेह के लायक नहीं है। यंग नोबल ने जो कहा वह सही है। भले ही जेड बाहर छिपा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अंदर छिपा नहीं है। समस्या समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यह जानते हुए कि हेलियन मे और अन्य हमेशा अधिक बेशर्म थे, जिसका मतलब था कि शुरू से ही उन्होंने आज वेई वेई की मृत्यु के बारे में पहले से ही अपना मन बना लिया था। चूंकि उन्होंने पहले ही उसे फंसा लिया था, तो वे इसे अंत तक करेंगे। लेकिन हेलियन वेई वेई के पास कपड़ों का केवल एक टुकड़ा बचा था, अगर वह उतारना जारी रखती। हालांकि इससे पहले कि हर किसी का ध्यान हेलियन वेई वेई के कपड़ों की ओर जाता,
काले सोने के बादलों की कड़ाई वाला एक शानदार सफेद वस्त्र धीरे से नीचे तैरता था और वेई वेई के पतले शरीर को ढक देता था। अप्रत्याशित रूप से यह उसका शानदार युद्ध वस्त्र बन गया। लबादे पर ध्यान देने के बाद हेलियन गूंग याओ का चेहरा तुरंत बदल गया। यहाँ तक कि कुलीन महिलाएं भी शांत नहीं बैठ सकी, वे बाएं और दाएं देखते हुए उत्साहित दिख रही थीं। महिलाओं की आंखें अचानक शर्म से भर गईं और खुशी से भी भर गईं जिसे पहचानना मुश्किल है। वे अपने चेहरे पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि वे सभी हल्के हल्के शर्मा रहे थे। बेहोश होकर वी वेई ने आंटी मेई को धीरे से यह कहते हुए सुना, यह उनकी तीसरी महारानी है, भूत महल आ गया। अध्याय 5, बीम अंडर द नॉर्थ गांठ के नीचे बीम घोस्ट पैलेस। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसे अपनी याददाश्त से यह आदमी स्पष्ट रूप से याद आया। वह ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में एक विशेष अस्तित्व था। वह 10वीं रैंक तक आगे बढ़े और नंबर 1 मार्शल आर्ट जीनियस बन गए। प्रतिष्ठित तीसरे राजकुमार, उसका भविष्य अथाह माना जाता था, जब दुनिया उसके ठीक सामने थी। महल में आग लग गई और उसकी सारी कल्टीवेशन नष्ट हो गई। संयोग से वह दिन चंद्र कैलेंडर का 7वां महीना था, जो भूत महोत्सव भी था। इस तरह घोस्ट पैलेस नाम की उत्पत्ति हुई। वो कभी कभार ही अपने महल से बाहर निकलता था और उसका अस्तित्व ही रहस्य में डूब गया था। बहुत से लोग उनके करीब जाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों को सलाह दी थी, वे सभी बहुत कम समय में बहुत तेजी से अपनी खेती में आगे बढ़ गए। फिर भी उनके दिल की गहराइयों में किसी ने भी वास्तव में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके भीतर डर का एक निशान छिपा हुआ था। थड 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 उसके अविचल कदम, शांत लेकिन लयबद्ध, करीब आ रहे थे। हेलियन वेई वेई ने हेलियन मेई को देखा, जो किनारे पर खड़ी थी और थोड़ा कांप रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे नदी के अंत में एक दुबले पतले शरीर वाले आदमी की छवि दिखाई दी। उसका चांदी का मुखौटा धूप में चमक रहा था। हालांकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी उन्होंने बड़प्पन और उच्च वर्ग का भाव प्रकट किया। उन्होंने जो पहना हुआ था उस पर जटिल कढ़ाई थी और उत्कृष्ट कारीगरी दिख रही थी। उसकी लंबी आस्तीन लिपटी हुई थी और हल्के से फर्श को छू रही थी, और उसके हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसके कदम धीरे धीरे रुक गए। उनके चमकीले लाल कपड़े और हल्के रंग की गर्दन ने एक बड़ा विरोधाभास पैदा किया। और अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी फीनिक्स आंखों की ठंडी नजर सभी रंगों को मात दे सकती है। शायद यह सिर्फ उसकी आंखें नहीं थीं। उसका संपूर्ण अस्तित्व एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे लोग उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने में असमर्थ हो रहे थे। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, उसके आसपास की हर चीज फीकी पड़ गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस विनम्र सेवक को आपके शाही महामहिम के आगमन के बारे में पता नहीं था, कृपया मेरी लापरवाही को क्षमा करें। हेलियन गूंग याओ तेजी से बाहर निकले और अपना सिर झुकाया। बगल में खड़ी कुलीन महिलाओं ने भी महामहिम को शर्म से देखते हुए प्रणाम किया। हेलियन गूंग याओ को पता था कि वो वहां कितने समय से है, और उसने कितना कुछ सुना है, केवल यह सोच रहा था कि आगे क्या कहना है। महामहिम बेली जिया जुए ने हेलियन गूंग याओ को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, आप मेरे लिबादे के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे ही उसने लापरवाही से वहां उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली, उसकी आवाज एक शून्य की तरह थी जो शीतलता में डूबी हुई थी, फिर भी थोड़ी धीमी थी, जो कानों को अच्छी लगती थी, जैसे कि यह एक बारीक धुन वाला वाद्य यंत्र हो, लेकिन फिर भी यह उसकी खतरनाक आभा को छिपा नहीं सका। भ्रमित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उन्हें अभी जो कुछ उसने कहा उसके पीछे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। हवा में सन्नाटा छा गया और कोई भी नहीं हिला। हेलियन गूंग याओ ने तनावपूर्ण माहौल को कम करने का बीड़ा उठाया। महामहिम, मैंने सुना है कि आप शांत वातावरण पसंद करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इसके बजाय अध्ययन के लिए क्यों नहीं जाते? बाइली जियाजू ने अपने हाथों में खंजर के साथ खूबसूरती से खेला और कहा, मैंने पूछा, आप सभी मेरे लबादे के बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर हेलियन बूढ़े हो रहे होंगे और मैंने अभी जो कहा वह नहीं सुना होगा। हर कोई हैरान और स्तब्ध रह गया।
कैसा है? उसने हेलियन मेई के आंसुओं से भरे चेहरे पर खंजर तान दिया। हेलियन मेई कांप उठी और तुरंत डर के मारे फर्श पर झुक गई और हकलाने लगी, थर्ड थर्ड प्रिंस कृपया दया करो। बेली जियाजू ने उसकी ओर देखा भी नहीं। यहाँ तक हेलियन जियोएर, जो एक अद्भुत सुंदरता थी, को भी ठंडी उदासीनता का सामना करना पड़ा। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि वह जा रहा है, अचानक बेली जियाजू हेलियन वेई वेई के सामने रुक गई। वह सूरज की रोशनी के नीचे खड़ा था, उसका सिर ऊंचा था, उसकी गहरी आंखें गर्व और अलग थीं। उसने सीधे हेलियन वेई वेई की आंखों में देखा और उसने पूछा, आप क्या सोचते हैं? मिस आंटी मेई ने हेलियन वेई वेई की आस्तीनें खींच ली। उन्हें डर था कि वह आवेग में आ जाएंगी और इस भयानक आदमी को अपमानित करेंगी। लेकिन हेलियन वेई वेई को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। बुरा नहीं, यह बहुत आरामदायक और गर्म है। वास्तव में? बेली जिया जुए ने लापरवाही से पूछा। बिना किसी चेतावनी के उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसके झुलसे चेहरे की ओर देखा। उसके स्वर में एक खतरनाक भाव था, तुम खुद भी इतनी बुरी नहीं हो। हर कोई हौंफने लगा, खासकर हेलियन जियोएर जो बगल में खड़ी थी। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, उसकी आंखें दुष्ट इरादे और ईर्ष्या से भर गईं। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं और शांति से अपने सामने वाले पुरुष पर विचार किया। चाहे वह उसकी चाल हो या मुद्रा, यह सब एक लालित्य उत्सर्जित करता है जिससे हर महिला आकर्षित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एकमात्र समस्या यह है, जिस व्यक्ति पर वह जादू कर रहा था वह वही थी। हेलियन वेई वेई पीछे नहीं हटी, न ही थोड़ी सी भी घबराहट दिखाए, वह बस धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी नजर स्पष्ट और स्थिर थी क्योंकि वह सीधे बेली जियाजुए को घूर रही थी और उसे सिर से पैर तक ऐसे देख रही थी जैसे किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रही हो। फिर उसने उस आदमी की हरकत की नकल की और भी अधिक आकर्षक तरीके से उसकी ठुड्डी पकड़ ली और आलस्य से उत्तर दिया, तुम भी बुरे नहीं हो। लानत है। उसके हाथों में मुखौटा ठंडा और कठोर लग रहा था, बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। इस आदमी ने पूरे दिन यह मुखौटा पहना था, या तो उसकी शक्ल इतनी बदसूरत थी, या उसे बस एक अजीब शौक था। हेलियन वेई वेई ने अपने दिल में शाप दिया। उनके नाजुक चेहरे पर कोई भावना नहीं झलक रही थी, बल्कि ठंडे अहंकार की झलक दिख रही थी। जैसे ही चाची मेई बेली जिया जो के अप्रत्याशित कार्यों के सदमे से उभरी, मिस को महामहिम को उत्तेजित करते हुए सुना, इससे वह गुस्से में रोने लगी। अब मजाक करने का समय नहीं था। क्या उसकी मिस को नहीं पता था कि यह आदमी कौन था? बेली जिया जुए ने हेलियन वेई को घूर कर देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी गहरी और ठंडी चमक एक बर्फीले तूफान की तरह थी जो धरती को घेर रहा था, हर किसी पर दबाव डाल रहा था और हर किसी को अपनी राह पर रोक रहा था। ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर सब कुछ जम गया हो। अंधेरे में कई परिचारक ठंडे पसीने से लथपथ हो गए, डर से कांप रहे थे, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे निश्चित नहीं थे कि उनके मालिक की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह हेलियन वेई को मार डालेगा या घर के सभी लोगों को मार डालेगा? पहला परिदृश्य प्रशंसनीय था। आखिरकार वर्षों पहले एक महिला नौकर थी जो रैंकों पर चढ़ना चाहती थी और अपने मालिक के बिस्तर में घुस गई थी। उसे थप्पड़ मारा गया और उसे सेना में भेज दिया गया। जहां तक दूसरी स्थिति का सवाल है, मास्टर कृपया शांत हो जाए। चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी जनरल का निवास है। यदि सम्राट को पता चला कि आपने पूरे हेलियन कबीले को मार डाला है, तो वह आएगा और हमारे जीवन के साथ खेलेगा। चैप्टर 6 महामहिम का लाभ उठाना। बेली जियाजू ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ ली। वह इतने वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसका फायदा उठाया था। अपने आसपास के लोगों के साथ उसकी सामान्य बातचीत के बारे में सोचते हुए, सामान्य प्रतिक्रियाएं भय या निराधार चापलूसी थीं। बेली जिया जुए ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अब जब तराजू को उल्टने वाला कोई था, तो वह उन सामान्य व्यवहारों से मुक्त हो गया जिनका वह आदी था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह छोटी सी चीज जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर नहीं जानती थी, वह इतनी साहसी हो सकती है। वह सचमुच मौत की तलाश में थी।
हेलियन जियोएर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, कृपया शांत हो जाएं। बड़ी बहन का इरादा आपको गुस्सा दिलाने का नहीं था। महामहिम ने भी बड़ी बहन के बारे में अफवाहें सुनी होंगी। उन्होंने जो कहा वह काफी साहसिक था। जब उन्होंने बोल्ड शब्द का जिक्र किया तो इस शब्द के पीछे निहित अर्थ सभी को समझ में आ गया। इनमें से कई महान महिलाओं को पता था कि हेलियन वे हरकतों से भरी हुई थी और उसने बहुत सारे अपमानजनक काम किए थे, और अब जब वे काम सतह पर आ गए हैं तो उन्होंने उस पर तिरस्कार भरी नजरें डाली। जब बेली जिया जुए ने यह सुना तो उसके होंठ जुड़ गए और उसने उसकी ओर देखा। उसकी भावनाएं अथाह थीं। जब हेलियन जियोएर ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। प्रसिद्ध वॉर ड्रैगन एम्पायर की प्रतिभाशाली और सुंदरता के रूप में उसने आत्मविश्वास से सोचा कि कोई भी आदमी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता है। इसके अलावा यह उसके दिल में रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह मीठी मुस्कान से मुस्कुराई। बेली जिया जुए ने हेलियन जियोएर की ओर देखा और मुस्कुराई। यह एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन इसमें प्रसन्नता का संकेत था। हेलियन जियोएर को यह नहीं पता था, लेकिन वह पहले से ही अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, यह कल्पना करते हुए कि वो मुड़ेगा और उससे बात करने की पहल करेगा। बेली जिया जू पीछे मुड़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और हेलियन वेई की ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, अस्पष्ट मुद्रा में, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी समय उसे छूने जा रहा हो। यह कैसे हो सकता है? क्या उसने वह नहीं सुना जो उसने अभी कहा था? वो कुतिया बिल्कुल असहनीय थी। हेलियन जियोएर को बहुत ईर्ष्या हो रही थी और उसने अपने हाथों को इतनी जोर से भींच लिया कि उसके नाखून उसके मांस में गड़ गए और उससे खून बहने लगा। हालांकि बेली जियाजू ने बाकी सब चीजों से आंखें मूंद ली। जैसे ही वह करीब झुक गया, इतना करीब कि हेलियन वेई को चंदन की हल्की गंध महसूस हो सकती थी। अवर्णनीय गंध उसकी नाक को गुदगुदी कर रही थी। महिला, याद रखना कि सबसे पहले तुमने मुझे उकसाया था। उसने धमकी भरे लहजे में गहरी आवाज में यह कहा, उसके कान के इतने करीब कि उसके होंठ लगभग छू गए। फिर उसने अपनी आस्तीनें फुलाईं और जाने के लिए मुड़ा। हेलियन वेई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उस आदमी की ओर देखा जो दूर चला जा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। बेली जियाजू धीरे धीरे बाहर चला गया। सूरज की रोशनी उस पर चमक रही थी क्योंकि उसकी चमक मनमोहक लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया से नहीं है। यहाँ तक लंबे समय तक चले जाने के बाद भी उसकी आभा का दबाव बना हुआ था। काफी देर के बाद आंटी मेई ने राहत की भारी सांस ली और कहा, मिस, आप घोस्ट पैलेस से इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? मैं वही कहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। हेलियन वेई अब और परेशान होने के लिए बहुत आलसी थी क्योंकि उसने अपनी कमर फैलाई और बेहोश होकर कहा, चाची मेई, हमें वापस जाना चाहिए। आंटी मेई ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मिस, आपके माथे पर चोट। निश्चिंत रहें, यह चोट दुखदाई नहीं है। हेलियन वेई को अपने पिछले जीवन में और भी बुरी चोटें लगी थीं। अब जब वह इस नई दुनिया में आई हैं, तो वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक कि वह अपने दुश्मनों को उनके साथ किए गए कृत्य की कीमत न चुका दे। बेली जिया जुए को पार करने के बाद हेलियन गूंगयुन ने अपनी बेटी को जाते हुए देखा क्योंकि उसका दिल अनिश्चित महसूस कर रहा था। क्या यह उनकी बेटी की बर्बादी थी? लेकिन हेलियन गूंग याओ, जिन्होंने हेलियन वेई को अपनी आंखों में नहीं डाला था, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने मुरोंग चांग फैंग की ओर देखा। मुरोंग चांग फैंग अनुपस्थित मन से उस दिशा में देख रहा था जहां हेलियन वेई अभी अभी निकली थी। उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है। मास्टर, अब तक की सबसे बड़ी हेलियन मिस कौन सी है? वो किस तरह की चालें खेल रही है? मुरोंग चांग फैंग के अधीन एक विद्वान अध्ययनकर्ता के रूप में सेवारत एक छोटा लड़का सीशी, जो उसके बगल में खड़ा था, ने पूछा। उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी उसने जो कहा वह प्रतिबिंबित हो गया क्योंकि उसने इसे अहंकारी तरीके से जोर से कहा था। अतीत में वह महिला हमेशा अपने स्वामी से चिपकी रहने के लिए सभी उपाय और तरीके आजमाती रहती थी। आज वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? वो अपने गुरु की ओर देखे बिना ही गायब हो गई। यह बहुत अजीब था। आप क्या सोचते हैं? मुरोंग चांग फेंग ने हेलियन वेई से दूर देखा और भारी स्वर में कहा।
शी ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा, वह भगवान के बहुत करीब थी। अब यह विपरीत है, वह स्पष्ट रूप से पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यह सुनकर मुरोंग चांग फेंग ने बोलना बंद कर दिया, उसके सुंदर चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। हेलियन गूंग याओ ने उसका चेहरा देखा और हंसते हुए कहा, कृपया मेरी उस बेटी के बारे में चिंता न करें जो दुनिया को नहीं जानती है। जहां तक एर की बात है, मुझे उसकी अच्छी देखभाल करने में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। मुरोंग चांग फेंग ने हेलियन जियो एर की ओर देखा और उसे शर्म से जमीन की ओर देखते हुए देखा, मुस्कुराया और कहा, जनरल हेलियन कृपया निश्चिंत रहें। जियो एर पहले से ही अपने मार्शल कौशल के आधार पर व्हाइट अकादमी की छात्रा है। जब तक वह वार्षिक व्हाइट अकादमी प्रतियोगिता जीतती है, मैं स्वाभाविक रूप से उसे अपने मास्टर से मिलवाऊंगा और देखूंगा कि क्या उसे मार्शल आर्ट डिवीजन में शामिल होने का अवसर मिलता है। मार्शल आर्ट प्रभाग। हेलियन जियो एर वास्तव में आश्चर्यचकित थी, उसका चेहरा खिल उठा। मार्शल आर्ट डिवीजन मार्शल कलाकारों की विशिष्ट शक्ति थी, जबकि वहां वे कम से कम अपनी ताकत दोगुनी कर देते थे। लेकिन जो लोग इसमें शामिल हो सकते थे वे कम थे, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ होना था, और उसके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत और प्रतिभा होनी चाहिए। यदि उसके पास संकेत देने के लिए एक प्रसिद्ध मास्टर होता। हेलियन जियो एर ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखें उठाईं। पिछले साल की प्रतियोगिता में यंग मास्टर भी मौजूद थे। उन प्रतियोगियों की उम्र में केवल 1 वर्ष का अंतर था। मुझे विश्वास है कि मैं यह प्रतियोगिता जीत सकती हूँ। हेलियन गूंग याओ ने सिर हिलाया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अगर वह चैंपियनशिप में पहुंची तो उसे बहुत गर्व होगा। दूसरी ओर हेलियन वेई वेई अपने निवास स्थान पर लौट आए, लेकिन अपने कमरे में वापस जाने के बजाय वह आंगन में चली गई और कोने पर टिककर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, उसने इस आंगन को त्याग दिया था। यह वास्तव में एक बहुत अच्छा स्थान था। सर्दियों में यह गर्म था और गर्मियों में यह ठंडा था। उसकी मां के निधन के बाद से यह बंद था। उसमें लाल फूलों का एक खेत था। यह उनके लिए सूरज देखने का समय था। हेलियन वेई वेई ने अपने हार से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। आंटी मेई ने झट से कहा, मिस, क्या आपने नहीं कहा था कि जब आप इसे खोलेंगी तो आपको कोई बुरा सपना आएगा? भविष्य में अब और नहीं होगा। हेलियन वेई वेई ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अध्ययन कक्ष में चली गई। साज सज्जा बदल गई थी। उसके दादाजी की पसंदीदा रॉकिंग कुर्सी सू द्वारा बेच दी गई थी। आज का हेलियन हवेली अपने पूर्व स्वरूप की छाया थी। हेलियन वेई वेई पुराने खाली अध्ययन कक्ष के बीच में खड़ी थी और ठंडी लकड़ी को महसूस करते हुए बुकशेल्फ पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। अवश्य ही कोई होगा जिसने यहाँ खोजा होगा। कमरे में साज सज्जा को एक जटिल क्रम में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हेलियन वेई वेई था। अगर यह कोई और होता तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होता। सूक्ष्म विवरणों के कारण केवल अनुभवी लोग ही सुरागों को तुरंत समझ सकते थे। हेलियन वेई वेई की उंगलियां एक पुरानी जीर्ण शीर्ण पुस्तक पर रुक गईं। वह यह भी नहीं बता सकी कि यह किस वर्ष लिखी गई थी और उसने कब देखा और उसे खोल दिया। इसमें बहुत सारे शब्द थे जिन्हें वह पढ़ नहीं सकी। जब उसने किताब खोली तो लकड़ी की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, मानो कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। चैप्टर 7। चांदी के बालों वाले सुंदर आदमी। हेलियन वेई ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके सामने सूरज की रोशनी त्रुटिहीन गति से संघनित हो रही थी, जैसे कि रोशनी की रंगीन किरणें चमक रही थीं। हालांकि उसके लिए सब कुछ इतना अंधा कर देने वाला था कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी कि उसके सामने क्या खड़ा था। वह जो देख सकती थी वह एक जरती हुई चांदी थी, जो रोशनी में चमक रही थी। इसके बिल्कुल विपरीत उसका शरीर एक लंबा काला वस्त्र पहने हुए था, जो एक भारी खतरनाक आभा छोड़ रहा था। उसकी चौड़ी तराशी हुई छाती आंशिक रूप से उजागर थी। उसका पूरा अस्तित्व बर्फ जैसा ठंडा वातावरण दे रहा था। उस पल में वह आदमी जो रोशनी के नीचे धूप सेंक रहा था, उसने एक आह भरी और अचानक हंस पड़ा। उनकी हंसी उत्साह और दुनिया को फिर से देखने की इच्छा से भरी थी। हेलियन वेई ने भौहें चढ़ा दी।
उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, यह व्यक्ति इंसान नहीं था। अंत में उसने हंसना बंद कर दिया, पलटा और हेलियन वेई वेई की ओर देखा। उसके लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, उसके तेज सफेद दांत प्रदर्शित हुए और पूछा, क्या आप वही हैं जिसने इस भगवान को रिहा किया है? जाहिर है, चूंकि आप और मैं ही यहाँ अकेले लोग हैं। हेलियन वेई वेई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को बंद कर दिया, अपने लंबे पतले पैरों को पार कर लिया। जैसे ही वह कुर्सी पर झुकी, बहुत ही दबंग लेकिन सौम्य मुद्रा में, उस आदमी ने दिलचस्पी से अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जैसे ही हेलियन वेई वेई कुछ कहने जा रहे थे, अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्हें अपनी रीढ़ पर एक निशान अंकित होता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि दर्द की एक तीव्र लहर उसके ऊपर आ गई। जैसे उसने महसूस किया कि कोई चीज उसकी आवाज को दबा रही है और गुर्राया, अरे, तुमने इस भगवान के शरीर के साथ क्या किया? हेलियन वेई वेई ने अपने कंधे उचकाए, उसे कैसे पता चलेगा? उसने अभी अभी यहाँ टेलीपोर्ट किया था। यह एक अनुबंध है। आपने इस भगवान के साथ एक अनुबंध किया है। आदमी ने उसे घूर कर देखा, उसके चांदी के बाल हवा के साथ उड़ रहे थे, जैसे कोई जानवर हमला करने वाला हो। हेलियन वेई वेई ने मनोरंजन के साथ देखा जब उसने देखा कि उसके सिर पर शराबी सफेद भेड़िया कान की एक जोड़ी दिखाई देती है। उसकी फीनिक्स आंखें खुशी से चमक उठी। खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह आगे बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत है। महिला, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यदि तुमने इस भगवान के किसी भी हिस्से को छूने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उसकी दबंग आंखें झुक गईं, उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया। हेलियन वेई वेई ने उसे नजरअंदाज कर दिया और भेड़िए के कानों की जोड़ी पकड़ ली और उत्साह से पूछा, यह असली है? आदमी, आप क्या सोचते हैं? हम्फ, उसने व्यंग्य किया। यह महिला वास्तव में आगे बढ़ी और उसे नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर का अपमान भी किया, और फिर भी वह सवाल करती रही कि क्या उसके कान असली थे। वह इसे अब और सहन नहीं कर सकता था। हेलियन वेई वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लगता है। आपसे किसने पूछा कि कैसा लगा? वह बहुत गुस्से में था, उसके कान हिल रहे थे। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराईं, बहुत अच्छा, आप यह भी जानते हैं कि सुंदर व्यवहार कैसे किया जाता है। क्या खूबसूरत अभिनय कर रहा है। उस आदमी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जैसे ही उसे अपनी आजादी वापस मिली, वो फिर से एक इंसान के बुरे पंजे में गिर गया। यह बहुत ही घृणित है। ऐसा लगता है जैसे आप कई वर्षों से इस प्राचीन पुस्तक में बंद हैं। हेलियन वेई वेई ने कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हुए पूछा। उस आदमी ने निराशा से उत्तर दिया, 500 साल। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि अपनी नम्र शक्तियों के साथ मेरे साथ अनुबंध करना इतना आसान था? आप जा सकते हैं। हेलियन वेई वेई को इसकी परवाह नहीं थी कि वह रुके या नहीं। उस आदमी की आंखें डूब गईं। अगर मैं जा सकता तो मैं पहले ही चला गया होता। लेकिन चूंकि अनुबंध पहले ही हो चुका है, इसलिए इस भगवान को आपके साथ रहना होगा। इसके अतिरिक्त, मैं तब तक आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता, जब तक मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद नहीं करता, अन्यथा मेरी आत्मा गायब हो जाएगी और जीवन के लिए पुनर्जन्म लेने में असमर्थ हो जाएगी। तो, अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हेलियन वेई वेई ने खुद को कुर्सी से उठा लिया। जैसे ही उसने अपनी पीठ सीधी की, उसकी नर्म और कोमल अभिव्यक्ति गायब हो गई। इस महिला का शरीर स्पष्ट रूप से नाजुक और पतला था, और फिर भी उस क्षण उसका शरीर सर्वोच्चता की आभा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इससे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। आदमी यह सोचकर मुस्कुराया कि यह इंसान बहुत दिलचस्प था। आप इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं। अचानक वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि अब जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगर वो मास्टर के साथ रहेगा, तो इससे उसे ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही, वो यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह लड़की अपनी इच्छाओं को कैसे हासिल करेगी। अगर यह लोगों को मार रही है, तो वह खुशी से उसकी मदद करेगा। आदमी ने अपने होंठ चाटे। यह हरकत एक भयावह शत्रुता का उत्सर्जन करती प्रतीत होती है। हेलियन वेई वेई ने लापरवाही से अपने हाथों में मौजूद प्राचीन पुस्तक को पलटा। चूंकि यह ऐसा है, मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा उपनाम युआन है, नाम मिंग है। उसकी आंखें अहंकार से भर गईं, चुपचाप इंतजार कर रही थी कि मानव उसका नाम सुनकर उसकी जमकर पूजा करेगा। बात बस इतनी सी है। हिलियन वेई वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नाम पहले कभी नहीं सुना। आप। युआन मिंग ने वेई वेई को गुस्से से देखा, उसकी काली आंखें डूब गईं। महिला, क्या आप अपने शरीर के बारे में कुछ अलग महसूस करती हैं? उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद हेलियन वेई वेई ने दर्पण की ओर देखा। मूल रूप से गहरे रंग की त्वचा छिल गई थी, जिससे बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी। हेलियन वेई वेई स्तब्ध थी, उसकी उंगलियां धीरे से उसकी ठुड्डी को सहला रही थीं। अचानक मुस्कुराई, दिलचस्प। यह सचमुच बहुत दिलचस्प है। युआन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं अभी बाहर आया, तो मैंने आपके शिरोबिंदु की जांच की। जो मैंने देखा, उसके अनुसार आप एक मार्शल आर्ट जीनियस माने जाते हैं, लेकिन आपके शिरोबिंदु अवरुद्ध थे, नसें अवरुद्ध थीं। महिला, कोई नहीं चाहता कि आप सफल हों। यह जानकारी सुनने के बाद हेलियन वेई वेई बेहद शांत हो गईं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं असफल हो जाऊं, वे बस कुछ तुच्छ चींटियां हैं। हालांकि, क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, खासकर मेरे मेरिडियन को? न केवल मैं आपके मध्याह्न रेखा को ठीक कर सकता हूँ, बल्कि मैं आपको एक अतिरिक्त खजाना भी दे सकता हूँ। मैं आपके शरीर में जहर को दूर कर सकता हूँ, और आप एक बार फिर से खेती करना शुरू कर सकते हैं। युआन मिंग की अहंकारी आवाज के साथ वेई वेई को अचानक अपने अंगों में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि वह पूछ पाती, वो अंधेरी खाई में गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अगर उसके माथे पर पसीने की पतली परत न होती तो वह सोचती कि यह तो बस एक सपना था। फिर भी वेई वेई को पता था कि यह कोई सपना नहीं था। उसने प्राचीन पुस्तक को एक निश्चित पृष्ठ पर पलटा। लाल शब्दों की पंक्तियां दिखाई दी। अनुबंध स्थापित, मृत्यु तक। हेलियन वेई वेई मुस्कुराई और प्राचीन पुस्तक को गले लगा लिया। लानत है, उसे कसकर गले लगाते हुए, शायद उसे उससे प्यार हो गया। युआन मिंग ने अजीब तरह से सोचा। 2 बार घुरघुराने के बाद वह प्राचीन पुस्तक के अंदर गहरी नींद में सो गया। हेलियन वेई वेई एक रात के लिए एक खाली आंगन में सोई। आंटी में स्वाभाविक रूप से वेई वेई के लिए चिंतित थी, लेकिन इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि उन्हें व्हाइट अकादमी से एक पत्र मिला। हेलियन वेई वेई, महिला, 16 वर्ष की, कल्टीवेशन का स्तर कम, जन्मजात प्रतिभा कम, सामान्य स्कोर मुश्किल से उत्तीर्ण हुआ, अनुपस्थित होने के कारण हम आपको चेतावनी देते हैं, यदि आप 10 दिनों में प्रवेश प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तो हम अकादमी पूरी तरह से योग्यता रद्द कर देंगे। हेलियन वेई वेई ने हैरान कर देने वाले पत्र को देखा। अगर वह शब्दों को अलग करती, तो वह समझ सकती थी। लेकिन जब शब्द एक साथ मिल जाते हैं, तो उसका सिर दुखने लगता है। स्कूल जाओ। हा 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 हा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स, कोल्ड स्वेट स्माइल। क्या यह प्राचीन समय नहीं था, जहां हर कोई रिश्तों के जरिए सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए छटपटा रहा था? वे चाहते थे कि भाड़े की रानी एक छोटा बैग लेकर स्कूल जाए। हा हा। क्या करने के लिए इसे वहां ले जाएं? स्कूल को उड़ा दो। ओपन माउथ स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स। चैप्टर 8, आयुध मास्टर असेंबली, मिस। आंटी मेई ने अपनी मिस की प्रसन्न लेकिन नाराज नजरों को देखा। उन्होंने आह भरी। यह बूढ़ा नौकर जानता है कि आप इस अकादमी में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। उस वर्ष जब अकादमी भर्ती कर रही थी, आप उत्तीर्ण होने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर भी परीक्षा के बाद 8 साल हो गए हैं। हर साल जब आप उस जगह पर कदम रखते हैं, तो आपका उपहास किया जाता है और आपका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन मिस, इस बार आप अब और देर नहीं कर सकते। अगर आप देरी करते रहे, तो आप दोबारा वहां नहीं जा पाएंगे। हेलियन वेई वेई ने धीरे से कहा, आंटी मेई, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। याददाश्त के टुकड़ों से उसने देखा कि व्हाइट अकादमी वह जगह थी जहां वह नहीं जाना चाहती थी। न केवल वह सभी उपहास से डरती थी, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि जब वह 7 साल की थी, तो उसे अकादमी में भर्ती कराया गया था और वह तुरंत प्रसिद्ध हो गई और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया।
जिससे शहर में काफी हलचल मच गई। वह बोझिल महसूस कर रही थी, चिंतित थी कि वह, जिसने अपनी सारी खेती खो दी है, वह अपनी माँ के लिए लाई गई सारी महिमा को बरकरार नहीं रख पाएगी, इसलिए वह अकादमी जाने के लिए झिझकती रही। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें मूंद ली। रुको, यह क्या है? नए शिष्यों के लिए सूचना। स्कूल का खर्च 10,000 टन, कुल 3 साल। स्कूल के पहले दिन फीस का निपटान करना होगा। कोई शुल्क है? 10,000 टेल्स। उसके पास 1,000 भी नहीं है। हेलियन वेई वेई ने आलस्य से लकड़ी की मेज पर थपथपाया। जब वह सोच रही थी तो यह उसकी विशिष्ट हरकत थी। वह महिला इस तरह की चीजों में चतुर थी। उसने कभी भी उसे भोजन और कपड़ों की कमी नहीं होने दी। यहाँ तक नौकर को उसके लिए सबसे अच्छा रेशम भेजने का काम भी सौंपा। हालांकि उसने कभी भी हेलियन वेई वेई को कोई पैसा नहीं दिया। बाहरी लोगों के लिए उसकी सौतेली माँ बहुत उदार और परोपकारी थी, लेकिन यह सब केवल दिखावे के लिए था। हेलियन वेई वेई ने इसे अच्छी तरह से समझा। अगर वह समय पर अकादमी में प्रवेश नहीं करती, तो वह सब कुछ खो देती, क्योंकि वह केवल वही पूर्व गौरव हासिल कर सकी जो अकादमी में उसका था। जब आंटी मेई ने स्कूल की अत्यधिक फीस देखी, तो वह झिझकी, लेकिन वह खड़ी हो गई और कहा, यंग मिस को स्कूल के खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बूढ़ा नौकर पुराने मास्टर को खोजने के लिए मुख्य प्रांगण में जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। हेलियन वेई वेई ने बेतरतीब ढंग से पत्र को मेज पर रख दिया। चाची मेई, इसे याद रखें, हर बार जब कोई परेशानी हो तो मदद के लिए उस कचरे की तलाश में न जाएं। मुझे, हेलियन वेई वेई को इसकी आवश्यकता नहीं है। आंटी मेई की आंखें कांप गईं और मुस्कुराईं। हाँ, यह बूढ़ा नौकर अब नहीं जाएगा। मालकिन, क्या आप यह देख रही हैं? युवा मिस बदल गई, पूरी तरह बदल गई। यह हेलियन परिवार का सच्चा वंश था, दृढ़ और निडर, जो पूरी तरह से समझता था कि किसके बीच क्या नफरत या प्यार करना है। लेकिन खर्च। आंटी मेई अभी भी इसके बारे में चिंतित थी। असल में जो छात्र व्हाइट एकेडमी में प्रवेश कर सकते थे, वे मुख्य रूप से रईसों के उत्तराधिकारी और अधिकार प्राप्त लोग थे, इसलिए यह धनराशि उनके लिए बहुत आसान थी। लेकिन आंटी मेई के लिए अभी, चाहकर भी, वह इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। हेलियन वेई वेई खड़ी हो गईं, उनकी काली आंखों में शरारत का भाव झलक रहा था। इस स्थिति से निपटने का मेरा अपना तरीका है। आंटी मेई पूछना चाहती थी कि वह क्या करने जा रही हैं, लेकिन हेलियन वेई वेई के चेहरे पर परेशान करने वाली मुस्कान देखकर वह चुप रहीं। हालांकि यह जानते हुए भी कि यह संभव नहीं है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी, शायद मिस के पास कोई योजना है। दोपहर, ड्रैगन युद्ध साम्राज्य। सड़कें लोगों और गाड़ियों से खचाखच भरी थीं, शहर समृद्धि से गुलजार था। हेलियन वेई वेई इत्मीनान से पत्थर के फुटपाथ पर चली, सड़क विक्रेता की वस्तु विनिमय को सुनते हुए, वास्तविक तथ्य का अनुभव किया कि वो वर्तमान में पूरी तरह से अलग युग में रह रही थी। अरे औरत, तुम काफी देर से चल रही हो, थकी नहीं? युआन मिंग, जो प्राचीन पुस्तक में थे, ने अभिमानपूर्ण स्वर में पूछा। हेलियन वेई वेई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। युआन मिंग ने जोर से आह भरी, तब तक इंतजार करे जब तक वह अपनी सारी खेती वापस नहीं पा लेता। सबसे पहले वह इस महिला को सबक सिखाएगा। वह बहुत घमंडी थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। अरे, क्या तुमने सुना? फीनिक्स लॉफ्ट एक आर्मामेंट मास्टर की तलाश में है। विजेता को 10,000 चांदी के टन मिलेंगे। यह कई वर्षों में एक बार मिलने वाला अवसर है। मैं कभी भी किसी आर्मामेंट मास्टर से नहीं मिला हूँ। 10,000 चांदी के टन। यह सुनकर हेलियन वेई वेई रुक गईं, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। कोई भी व्यक्ति इधर उधर खोज सकता है, फिर भी भाग्य के संयोग से वह वस्तु आसानी से मिल सकती है। संयोग से उसे पैसे की जरूरत थी, क्यों न वह इस असेंबली में जाकर पता लगाए कि क्या उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। मुझे किसी भी आयुध विशेषज्ञ की परवाह नहीं है, आमतौर पर वे बहुत बूढ़े होते हैं, इसलिए मेरे देखने लायक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। चलते समय हेलियन वेई वेई मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा। युआन मिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद लगभग खून की उल्टियां होने लगीं।
जब लोग आर्मामेंट मास्टर दो शब्द सुनते हैं तो वे केवल यही सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने लिए उपयुक्त हथियार मिल सकता है, लेकिन उसकी नहीं, उसे केवल उस व्यक्ति के रूप रंग की परवाह थी। महिला, क्या आप थोड़ा और गंभीर हो सकती हैं? अगर वह इसी तरह उदासीन बनी रही, तो वह अपनी खेती कब ठीक कर पाएगा? हेलियन वेई वेई ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं बहुत गंभीर हूँ। आपकी गंभीरता कहाँ है? युआन मिंग ने कमजोर ढंग से जवाब दिया। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मैं अपने स्कूल का खर्च कमाने के बारे में बहुत गंभीर हूँ। स्कूल का खर्च, वह क्या है? आपका मतलब है कि यह नया हथियार हासिल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? वह वास्तव में समझ नहीं सका कि यह महिला क्या सोच रही थी। युआन मिंग ने अपने कान सीधे किए, जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। हेलियन वेई वेई बस मुस्कुराई और एक लंबे पुराने पुल की ओर मुड़ गईं, क्योंकि उन्हें प्रसिद्ध फीनिक्स लॉफ्ट मिला। भीड़ का आकार उसकी कल्पना से भी बड़ा था, यह वास्तव में लोगों का एक समुद्र था। शरीर की स्मृतियों ने हेलियन वेई वेई को आर्ममेंट मास्टर के बारे में कुछ जानकारी दी। संपूर्ण ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में केवल कुछ ही विशिष्ट शस्त्रागार विशेषज्ञ थे। हालांकि कई लोगों ने खेती की है और उचित स्तर तक पहुंच गए हैं, फिर भी वे विखंडन और पुनर्निर्माण के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ सके, इसलिए वे कोई भी हथियार बनाने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति में स्थापित कृषक के लिए भी यह काफी कठिन है। प्राचीन काल से ही वस्तुओं को उनकी कमी के आधार पर महत्व दिया जाता रहा है। आपूर्ति और मांग का सरल तर्क। इसलिए आर्मामेंट मास्टर के चयन को देखने के लिए आने वाले लोगों की संख्या उचित थी। देखो यहाँ कौन है? हेलियन वेई वेई। वह क्यों आई? क्या यहाँ तक कूड़ा भी आ गया? वह यहाँ क्यों है? मैंने उसका स्कोर देखा, अकादमी में उसका स्कोर सबसे खराब है। उसका प्रवेश हेडमास्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है, और फिर भी वह अभी भी इत्मीनान से घूमने की हिम्मत रखती है। वह इतनी खुले विचारों वाली व्यक्ति है। सिर्फ खुले विचारों वाली नहीं, मुझे लगता है कि वह सिर्फ मोटी चमड़ी वाली है। उसके मंगेतर ने उसे खत्म कर दिया है, और वह बस इधर उधर घूम रही है। वह किसका चेहरा खो रही है? लोग उसकी ओर स्पष्ट रूप से उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए बातें कर रहे थे। हेलियन वेई वेई ने नहीं सोचा था कि वह अपने साथी छात्रों से मिलेंगी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे बर्फीली आभा निकल रही थी। युआन मिंग ने उत्साहपूर्वक अपने हाथ रगड़े, क्या हम लड़ रहे हैं? इस स्वामी ने लंबे समय से ताज़ा गर्म खून का स्वाद नहीं चखा है। युआन मिंग, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, लड़ने नहीं। हेलियन वेई वेई ने धीरे से और अविचलित होकर उसे बताया, आलस्य से जम्हाई ली, जैसे लोगों की भीड़ नहीं देख रही हो। चूंकि वे साथी छात्र थे, तो उसे यह डरने की क्या जरूरत थी कि उसे उनसे बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। इतनी जल्दबाजी क्यों? युआन मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। आप सही कह रहे हैं। हमसे अभी भी कई साल आगे हैं, हे। इस समय फीनिक्स लॉफ्ट से एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। उसका चेहरा परेशानी और अफसोस से भरा था। इससे पता चलता है कि यह परीक्षण कितना कठिन था। हालांकि फीनिक्स लॉफ्ट काफी मानवीय था, परीक्षण की प्रक्रिया और परिणाम को गोपनीय रखा जाएगा, इसलिए भले ही कोई असफल हो या नहीं, केवल वही व्यक्ति जानता होगा। और कौन आवेदन करना चाहता है? भंडारी ने इधर उधर देखा। भीड़ एक दूसरे की ओर देख रही थी, फिर भी झिझक रही थी। हेलियन वेई वेई आगे बढ़ी, उनका रवैया न तो घमंडी था और न ही विनम्र। माई चैप्टर 9, अभूतपूर्व प्रतिभा। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई, उसके चारों ओर ताने और तिरस्कार की लहरें गूंज उठीं। हाँ, क्या मैंने इसे गलत तरीके से सुना? क्या कूड़ेदान ने सिर्फ यह कहा कि वह भी आर्मामेंट मास्टर असेंबली के लिए साइन अप करना चाहती थी? क्या हेलियन वेई वेई के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या अपनी सगाई रद्द होने के बाद वह गूंगी हो गई थी? वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है, हे। प्रबंधक ने हेलियन वेई वेई की ओर देखा, उसका स्वर झिझक से भरा था, मेरे साथ आओ। उसका ध्यान आकर्षित करने के बाद प्रबंधक घूमा और फीनिक्स लॉफ्ट में चला गया। मूल्यांकन घर के अंदर नहीं किया गया था,
बल्कि एक प्राचीन शैली के मंडप में किया गया था। मंडप के अंदर एक सफेद जेड टेबल थी। मेज पर स्क्रैप मेटल की पंक्तियां थीं। एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो आराम कर रहा था। यहाँ तक जब उन्हें हेलियन वेई वेई की उपस्थिति का एहसास हुआ, तब भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, केवल इतना कहा, सब कुछ मेज पर है, मूल्यांकन 1 घंटे का है, जैसा आप उचित समझें उन्हें इधर उधर घुमाएं। सुबह से अब तक उनमें से एक भी असाधारण नहीं था। बुजुर्ग उदास लग रहे थे कि उन्हें बाकी मूल्यांकन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेलियन वेई वेई ने अपने सामने स्क्रैप मेटल को स्कैन किया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसकी आंखों में कुछ चमक रहा हो। युआन मिंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। इस महिला के साथ क्या है? वह अचानक इतनी खुश क्यों है? हेलियन वेई वेई बस मुस्कुराई, इत्मीनान से मेज की ओर चली गईं। वह आलसी भी लग रही थीं। इससे प्रबंधक की त्योरियां चढ़ गईं। बड़े को कोई आपत्ति नहीं हुई, वैसे भी बहुत से लोग 1 घंटे में सफल नहीं हो सकते। यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच है, उसे यहाँ मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था। अंत में हेलियन वेई वेई चले गए। वह बिल्कुल एक उत्कृष्ट कंडक्टर की तरह थी। उसने अपनी लंबी आस्तीन लहराई। सबसे पहले उसने आसानी से अपने बालों को एक ऊंची पोनीटेल में बांध लिया, फिर अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। उसकी आंखें स्क्रैप मेटल को देखते हुए नीचे झुक गईं। उसका बायां हाथ उसे तोड़ने में व्यस्त था, जबकि उसका दाहिना हाथ पुनर्निर्माण में व्यस्त था। उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थीं। इसके अलावा यह लयबद्ध थी। उसके हाथों में वे स्क्रैप मेटल जीवंत लगते थे। कच जब पहला भाग पूरा हो गया, तो उसने जल्दबाजी में दूसरा स्क्रैप मेटल उठा लिया। बुजुर्ग के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन प्रबंधक को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह यह थी कि बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोल ली थीं, और उसका ध्यान हेलियन वेई पर भी केंद्रित था। हेलियन वेई वेई ने अपने हाथ पार कर लिए, लापरवाही से अपनी उंगलियां घुमाईं, अपनी नजर इस बात पर रखी कि वह क्या कर रही है और पूछ रही है, अगर मैं जीतूं, तो मैं वह 10,000 टेल्स प्राप्त कर सकती हूँ। हाँ, प्रबंधक को ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी। उसने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हेलियन वेई ने भौहें चढ़ा दी। वह जो कर रही थी उसे करना बंद कर दिया। कोई पुरस्कार नहीं, तो फिर उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों है? आगे बढ़ें। बुजुर्ग की गहरी और कर्कश आवाज फूट पड़ी। उसकी उत्साही आंखें हेलियन वेई की ओर देख रही थीं। लड़की, मुझे देखने दो कि तुम कितनी तेज हो सकती हो। हेलियन वेई वेई मुस्कुराई, पहले मुझे पैसे दो। पैसा? कैसा पैसा? आखिरकार एक अच्छे अंकुर की खोज के बाद, और यह युवा लड़की उसके साथ पैसे के बारे में बात कर रही थी। वो बहुत चिंतित था। प्रबंधक का चेहरा अजीबता से भरा था। यह वो पैसा है जो फीनिक्स लॉफ्ट ने तैयार किया था। जो जीतेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। मैं अभी जाऊंगा और इसे तैयार करूंगा। लड़की, तुमने उसे सुना है, अब क्या तुम जारी रख सकती हो? आप बड़े को दोष नहीं दे सकते कि वो मूर्ख नहीं था। वह देखना चाहता था कि जो उसने अभी देखा वह एक भ्रम था। जरूर, हेलियन वेई वेई ने उसकी गर्दन तोड़ दी। इस बार वह अधिक तेज थी। जैसे ही उसकी तेज फीनिक्स आंखें ऊपर उठी, उसकी उंगलियां चतुराई से स्क्रैप मेटल पर थपथपाईं और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि आधुनिक दुनिया से आई उसके लिए हथियार नष्ट करना एक सामान्य दिनचर्या थी। वो अपनी आंखें बंद करके 10 सेकंड में के 4 पोर्टेबल स्नाइपर गन को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। फिर 10 सेकंड में उस हिस्से को वापस जोड़ सकती थी। वो इन हिस्सों से बहुत परिचित थी जो अज्ञात सामग्री से बने हैं और एक आदर्श रेडियन हैं। 21वीं सदी में उसे हर रोज इसके साथ खेलना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन काल में भी यह प्रशिक्षण होगा। हेलियन वेई वेई को ऐसा करने की इच्छा कैसे नहीं होती। कच दूसरा भाग आसानी से पूरा हो गया, और पहला भाग सफलतापूर्वक पूरा हो गया। प्रबंधक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने चाय का कप हाथ में पकड़ रखा था। दूसरा हाथ हिलती हुई कुर्सी पर दबा हुआ था, मानो खड़ा होना चाहता हो। कच कच तीसरा भाग। भंडारी ने उत्साह से अपनी गर्दन सीधी कर ली। हेलियन वेई वेई अपने परिवेश से प्रभावित नहीं लग रही थी।
उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि धुंधला दिखाई दे रहा था। अगर आप पलकें झपकाते तो आप उसकी गति को याद कर लेते। उस समय प्रबंधक केवल यह सोच रहा था कि हाथों की वह जोड़ी कितनी असाधारण रूप से सुंदर थी। वह किसी चीज को अलग करती हुई नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अद्भुत गीत प्रस्तुत कर रही हो, उसकी उंगलियों की गति के बीच कचा फटने की तीव्र ध्वनि के साथ। धातु की चेन के कुछ हिस्सों को तुरंत लेकिन करीने से सफेद जेड टेबल पर रखा गया। बुजुर्ग पूरी तरह से खड़ा हो गया। आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। 10 साल पहले उन्होंने मुरोंग परिवार से प्रतिभाशाली एक शिष्य को स्वीकार किया। इन सभी वर्षों में वह एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिनके पास अधिक योग्यता थी, लेकिन मुरोंग परिवार का लड़का मुरोंग झांग फैंग भी केवल 3 भाग ही पूरा कर सका। लेकिन यह लड़का 9 खंड, उसने उन सभी को पूरा किया। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ में चाय का कप उठाया, अपने सदमे को शांत करने के लिए कुछ चाय पीना चाहा। जब वह बोलने ही वाला था, उसने देखा कि हेलियन वेई ने तेजी से अपना हाथ घुमाया। उसके क्षणभंगुर आंदोलन के साथ सभी धातु खंड एक साथ पंक्तिबद्ध हो गए और उन्हें एक चांदी की तरह चमकती सीधी रेखा में पंक्तिबद्ध कर दिया। शुआ, हेलियन वेई वेई ने अपनी उंगलियां घुमाई और एक लंबा चांदी का कोड़ा नीचे गिरा, इतनी तेजी से कि मानो चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां उड़ जाएंगी। 9 ट्यून्स सिल्वर स्नैक। बुजुर्ग मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि मक्खियां उड़ सकती थीं। उसकी आंखें हेलियन वेई पर केंद्रित थीं, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कितने साल हो गए, कितने वर्षों से कोई भी धातु खंडों का एक साथ पुनर्निर्माण करने में सफल नहीं हुआ है। इसके अलावा उसने इसे 9 ट्यून्स सिल्वर स्नैक में पुनर्निर्मित किया। वह संभवतः 10 वर्षों में प्रकट हुई प्रतिभा थी। नहीं, शायद 100 साल में। बुजुर्ग ने देखा कि निकट भविष्य में यह लड़की एक असाधारण आयुध मास्टर होगी जो चमकदार रोशनी से चमकेगी। जब उसने इसके बारे में सोचा, तो बुजुर्ग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हंसी मधुर और उज्ज्वल, उत्साह से भरी थी जो अभूतपूर्व थी। लड़की, इस बूढ़े आदमी ने फैसला किया है, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में चाहता हूँ। उन्होंने दिल से ऐलान किया। जब हेलियन वेई वेई ने खबर सुनी, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव नर्म थे। कोई नहीं बता सकता था कि वह खुश थी या नाराज। हालांकि किनारे पर खड़ा प्रबंधक हेलियन वेई को आश्चर्य से देख रहा था। जब उसने देखा कि वेई वेई हिल नहीं रही है, तो उसका पहला विचार यह था कि वह रोमांचित थी, और तुरंत कहा, इस बुजुर्ग ने 10 वर्षों से किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया है, और इस बार उसने आपको स्वीकार करने का विचार किया है। मिस के पास इतना सौभाग्य है। यदि आप उनके शिष्य बन जाते हैं, तो आपके पास यंग मास्टर मुरोंग के समान गुरु होंगे। आपका भविष्य असीमित है। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी को सहलाया, मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वो हेलियन वेई वेई का जवाब था, मैं इनकार काटी हूँ। चैप्टर 10, लाल फीनिक्स स्टार की गति। प्रबंधक इतना हैरान हुआ कि जवाब सुनने के बाद उसका जबड़ा लगभग फर्श पर गिर गया। बुजुर्ग को उम्मीद नहीं थी कि परिणाम इस तरह होगा। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें सीधे हेलियन वेई पर टिक गईं। क्यों? कोई कारण नहीं। हेलियन वेई वेई ने शालीनता से लंबा चाबुक नीचे किया, पैसे लिए और उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वहां से चले गए। बुजुर्ग के चेहरे के भाव अभी भी कठोर थे। ऐसा लग रहा था कि वह यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। उन्हें नहीं पता था कि अभी अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। स्तब्ध, अनिच्छुक, इस प्रतिभाशाली शिष्य को न पाने का अफसोस भी। उनका दिल उथल पुथल में था। उसने अपनी आवाज को दबाते हुए धीरे से चिल्लाया, चांग स्टीवर्ड, आज तुमने जो कुछ भी देखा, उसके बारे में सब कुछ पता नहीं होना चाहिए। हाँ, चांग स्टीवर्ड ने झट से अपना सिर हिलाया। भले ही उसे समझ नहीं आया कि तू लाओ अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया, लेकिन फीनिक्स लॉफ्ट के प्रबंधक के रूप में उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वह रहस्य बनाए रखना था। बुजुर्ग ने 9 ट्यून्स सिल्वर स्नैक पर नजर डाली। उन्होंने चाबुक उठाया, इसे एक काले कपड़े से लपेटते हुए कहा, फिर बस इतना ही, बाकी परीक्षा के लिए
आप इसे जारी रखें, मैं ग्रैंड मास्टर से मिलने जा रहा हूँ। हुआ। भंडारी ने उस बुजुर्ग की पीठ की ओर देखा जो जल्दी से चला जा रहा था। वह स्तब्ध था। वह सिर्फ एक भंडारी था। उसे नहीं पता था कि हथियारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तू लाओ, तू लाओ। शांग स्टीवर्ड ने बड़े को चिल्लाते हुए छोटे कदमों से उसका पीछा किया। फिर भी वह कितना भी चिल्लाए, बड़े ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अब बुजुर्ग का दिमाग पूरी तरह से विचारों से भर गया था कि उस लड़की पर कैसे जीत हासिल की जाए, उसके पास जो असाधारण प्रतिभा थी। यदि अन्य कुलों को उसके बारे में पता होता, तो निश्चित रूप से शक्तिशाली लोग उठ खड़े होते और उसकी तलाश करते। इसलिए उसे जल्दी से ग्रैंड मास्टर को ढूंढना होगा और इस पर उचित रूप से चर्चा करनी होगी। देखो, कचरा बाहर आ गया। देखो, कितना समय बीत चुका है। क्या तू लाओ ने उसे बाहर निकाल दिया? हाँ, सबसे अधिक संभावना है। तू लाओ का स्वभाव बहुत खराब है। जिन लोगों के पास हथियार बनाने की प्रतिभा पहले से ही बहुत कम है, और यह बर्बादी अभी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ आती है, बाहर निकलना सामान्य है। अपने आसपास के उपहास को नजरअंदाज करते हुए हेलियन वेई वेई की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसका आचरण अभी भी आराम का था, वही आकस्मिक तरीका जब वह परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। अब जब यह इतनी जल्दी खत्म हो गया था और वह बाहर निकल गई थी, तो एक नज़र से कोई भी देख सकता था कि परिणाम बुरे थे। भीड़ खुश हो रही थी। वे हेलियन वेई वेई के बारे में और भी अधिक आश्वस्त थे, जो पूरी तरह से बेकार था। उसके बाद उन्होंने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। वह सिर्फ एक बर्बादी थी। वह इस लायक नहीं थी कि वे उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। और फिर भी उन्हें नहीं पता था कि जिस कचरा के बारे में वे बात कर रहे थे, वह पहले ही इस आर्मामेंट मास्टर असेंबली के लिए पुरस्कार जीत चुका है। ड्रैगन वॉर साम्राज्य के भीतर पूर्व से पश्चिम तक एक प्राचीन महल है। महल के अंदर अभी भी ऑर्किड की खुशबू जल रही थी। सफेद धुंध छा रही थी, जो लोगों को सोने के लिए प्रेरित कर रही थी। नौकरों ने भव्य कढ़ाई वाले चांदी के रेशम के पर्दे को लटका दिया, अगरबत्ती को हल्के से खोला, सोने के चम्मच का उपयोग करके और अधिक धूप मिलाई, फिर चतुराई से बिना किसी निशान के कमरे से बाहर चले गए। बेली जिया जोए सुनहरे अलंकृत चंदन की लकड़ी की चाइज लाउंज पर अपनी तरफ लेटी हुई थी। उसकी बांह उसके सिर को सहारा दे रही थी। उसके आधी रात के काले बाल फैले हुए थे और कुछ उसके बाएं हाथ पर टिके हुए थे जो एक पुरानी पुस्तक पकड़े हुए था। दो सुंदरियां उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थीं, अगरबत्ती पकड़े हुए थीं। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वे बहुत पतले थे। बेली जियाजू ठंडे स्वर में मुस्कुराई, वेदना। उसने बना पर लात मारी। चले जाओ। गहरी आवाज ठंडी थी, जो विशाल महल में गूंज रही थी, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडी ठंडक पहुंच रही थी। दोनों नौकरों ने एक दूसरे की ओर देखा। बेली जियाजू के पैरों के पास कांप रहे थे। एक हाथ से उसका लबादा पकड़े हुए थे। महाराज, इस नौकर ने क्या गलत किया? यह नौकर बदल सकता है। महिला ने अपना हथेली के आकार का चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। उसकी लंबी पलकें पंखे की तरह नीचे झुक रही थीं। कोई भी पुरुष इस प्रकार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन बेली जियाजू अन्य पुरुषों की तरह नहीं थी। तभी जब एक नौकर बेली जियाजू की बाहों में गिरना चाहता था, तो एक चांदी की रोशनी चमक उठी। उस महल की नौकरानी का माथा एक तरफ झुक गया। फिर उसके मुंह के कोने से अचानक खून की भयानक धारें निकलने लगीं। इसे सुलझाएं। बेली जिया जुए की आवाज ने इस आदेश की ठंडे स्वर में घोषणा की। 1 घंटे से भी कम समय में महल में एक अनावश्यक महल नौकरानी कम हो गई। शैडो, जिसने आदेश को क्रियान्वित किया था, बेली जियाजू के पीछे खड़े होकर अपने बर्फ के ठंडे ब्लेड को पकड़ लिया और उदासीनता से इस दृश्य को देखा। बेली जियाजुए ठंडे स्वर में हंसे और जल्दी से अपनी आस्तीनें खोली और अपने वस्त्र फेंके। इसे जला दो। समझा। छाया ने आदरपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने लंबे समय से इस तरह के नतीजे की उम्मीद की थी। इस परिवार का स्वामी कभी भी अपने बाहरी वस्त्रों को दूसरों को छूने नहीं देता था। ऐसा लग रहा था, हेलियन परिवार की मिस के अलावा कोई भी इस मास्टर के शरीर के करीब भी नहीं आ सकता था।
हालांकि अगर उस लड़की ने उसके मालिक को उकसाने का साहस नहीं किया होता, तो संभव है कि मास्टर ने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। अब उसने उसे पूरी तरह से अपने पास रखा था क्योंकि मास्टर की अपनी अनूठी रुचियां थीं। छाया ने इस परिवार के मालिक को देखा, विस्मयकारी मुस्कान, और उसकी बांह के सभी बाल सीधे खड़े हो गए जब उसने महंगे बाहरी वस्त्र को चिमनी में फेंक दिया। उन्होंने उस अज्ञात महिला को श्रद्धांजलि देते हुए एक क्षण का मौन रखा, यह आशा करते हुए कि अगली बार वह इतनी बुरी तरह नहीं मरेगी। जैसे ही आग तेजी से जलने लगी, बाहर से गतिविधि की कुछ आवाजें आने लगीं। बच्चे, इस बूढ़े आदमी के सामने यह दिखावा मत करो कि तुम यहाँ नहीं हो। यह बूढ़ा आदमी जानता है कि तुम अंदर हो। यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो इस बूढ़े आदमी के लिए बाहर आओ, और यह बूढ़ा आदमी तुरंत तुम्हें अनुयायी के रूप में स्वीकार कर लेगा। जब शैडो ने बाहर हंगामा सुना, तो उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं, ऐसा दोबारा नहीं की झलक दिखी। उसने तुरंत लोगों को बुलाया कि वे पहले अपने परिवार के मालिक को पहनने के लिए कुछ कपड़े तैयार करें। बेली जिया जुए कभी भी घबराए नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपना बाहरी वस्त्र प्राप्त किया था और अपने हाथों को आस्तीन में डाल दिया था, प्रत्येक बटन को एक एक करके बंद कर दिया था, बाहर क्या हो रहा था इसकी थोड़ी सी भी परवाह किए बिना। बच्चे, एक दिखावटी सफेद फर वाला वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर से अंदर आया। वह अभी भी हाँफ रहा था और उसने कहा, यह बूढ़ा व्यक्ति यह जानता था, आप निश्चित रूप से यहाँ होंगे। बेली जियाजू को उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने उसके फर वाले लबादे पर एक नजर भी नहीं डाली। वह केवल उदासीनता से देखता रहा, जिससे बूढ़े व्यक्ति ने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। उन्होंने अपनी श्वास को स्थिर किया, फिर ईमानदार और हार्दिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। महान सलाहकार ने एक भविष्यवाणी की, और दिव्य ट्रिग्राम ने दिखाया कि 3 दिनों के भीतर आप अपने जीवन का सामना करेंगे। अरे अरे, मुझे मत खींचो, अगर तुम मुझे खींचते रहे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। ठीक है, ग्रैंड मास्टर। छाया ने अपनी आवाज धीमी कर ली और सीधे राज्य के सबसे प्रतिष्ठित शस्त्रागार मास्टर की ओर देखा। इस डर के अलावा और कोई कारण नहीं था कि उसका मालिक दुखी होते ही लोगों को पीट पीट कर मार डालेगा। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे झटक दिया, महल के हॉल के अंदर इशारा किया और चिल्लाया, भाई, इस बूढ़े आदमी ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। लाल फीनिक्स स्टार का आंदोलन है, इसके बाद निश्चित रूप से एक आपदा होगी। यदि आप अभी भी जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत मुझे अपने स्वामी के रूप में सम्मानित करने की आवश्यकता है और यह बूढ़ा व्यक्ति उस भविष्यवाणी को हल करने में आपकी मदद करेगा। चले जाओ। महल के हॉल के भीतर से एक गहरी अंधेरी आवाज गूंजती थी, मानो उसमें अनगिनत मात्रा में हल्के बर्फ के टुकड़े हों जो किसी भी समय उसके गले को काट सकते हों। इसने सचमुच किसी को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी की आवाज तुरंत सूख गई, जैसे ही उसने अपना गला खींचा। ठीक है, भले ही आप मुझे अपने गुरु के रूप में सम्मानित नहीं करना चाहते, आपको कम से कम व्हाइट अकादमी में वापस आना चाहिए। यदि आप अभी भी कक्षा में वापस नहीं आते हैं, तो यह बूढ़ा आदमी आपको असफल कर देगा। इतना कहकर वो खिसक गया। एक गुप्त स्थान पर किनारे खड़े राजमहल के किन्नरों के माथे ठंडे पसीने से लथपथ थे। वे कांप रहे थे क्योंकि उनकी बाहें झुकी हुई थीं और उनमें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। यह देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति चला गया था, बेली जियाजू ने उसे नहीं रोका। उन्होंने बेंच से खड़े होकर केवल कुर्सी के पीछे खुद को सहारा दिया। एक काले रंग के पंखदार लबादे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। संकीर्ण पुतलियों का जोड़ा ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे इस नीरस जीवन के भीतर एक खुशी मिल गई हो। वे गहरे और अधिक राक्षसी हो गए। रेड फीनिक्स स्टार की गति। अरे, यह महल देखना चाहता है कि क्या मृत रेड फीनिक्स अभी भी घूम सकता है।